हार गए तो चिंता क्यों, हार गए तो चिंता क्यों, इनको इतना गिनता क्यों कि यहाँ हार हुई वहां हार हुई। हार गए तो चिंता क्यों, इनको इनका इतना गिनता क्यों। सिर्फ एक जीत से इन सिक्कों का बचते रह जाना तय है, और दिन का आना भी तय है और रात का ढल जाना भी तय है। पांडे जी बहुत शानदार। जैसे आज हमारा सबसे डाइवर्सिफाइड सेशन होने जा रहा है, क्योंकि हमारे बीच में एक तो 9 टॉपर्स हैं फॉरेस्ट सर्विस के, तो सबकी जर्नी अलग अलग संघर्षों से भरी। सभी लोग अपने से रिश्तेदारियां निकालने लगते हैं, गांव वाले भी निकालने लगते हैं, पर बोलते हैं कि हमारे गांव का है, और आज आपने वो मुकाम पाया है। सबसे महत्वपूर्ण हर एस्पिरेंट के जीवन में आते हैं। पहले तो एक तो कंसंट्रेशन एग्जाम का ना हो पाना, और दूसरा सचिन जी शुरू कीजिए, थोड़ा बताइए स्टूडेंट्स को। हाँ, वर्मा जी हमारे साथ में हैं, एसीए पद पे चयनित हुए हैं और एससी वर्ग से टॉपर भी हैं, तो एक वर्ग विशेष के लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है, क्योंकि कंडीशंस जो हमने देखी हैं बहुत अच्छी नहीं रहती हैं सिचुएशंस, तो एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है। क्योंकि हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट सिलेक्शन में पढ़ते तो हर कोई है, लेकिन सिलेक्शन में सबसे इम्पोर्टेंट है क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो कुलदीप जी से विशेष क्वेश्चन है। दूसरा, पर्सनल लाइफ सभी की होती है भाई, कुछ ना कुछ होती है अलग अलग, किसी की दुखी होती है, किसी की रंगीन होती है, किसी का कुछ होता है। तो उसके साथ आप अपनी एजुकेशन को कैसे, वहां पर जो एटमोसफियर होता है उसमें विभिन्न टाइप के लोग होते हैं, कुछ जॉब वाले भी रहते हैं, कुछ छोटे बच्चे भी रहते हैं, और बाकी पे आवारा तत्वों की कोई कमी है। तो उसको कैसे मैनेज करें। दूसरा, एक फ्रेंड्स का सभी लोगों के बीच में रहा है कि अच्छे फ्रेंड्स का चयन होना बहुत जरूरी है, तो इस पर भी आप एक अपनी राय जरूर रखें। और फिर आप भी सेल्फ स्टडी वाले हो, लेकिन सेल्फ स्टडी में फिर मैं वही बोल रहा हूँ कि सेल्फ स्टडी में भी आपका चुनाव बहुत संभल के होना चाहिए, नहीं तो वो पंचवर्षीय योजना बन सकता है। अगर आप चाहते हैं 1-2 वर्ष में चाहते हैं तो बहुत स्ट्रेट है, वो बहुत गाइडेड कोई आपके पास हो, गाइड करने वाला, तो ही आप इस पे आगे बढ़े। बाकी सौरभ दुबे जी अपने अनुभव आपके सामने रखेंगे। सौरभ, अपने फ्रेंड्स का एंड अपनी फैमिली के सबको सपोर्ट करना चाहिए। चलिए, सौरभ दुबे जी के सेशन से जो हमें एक प्रेरणा मिली है, तो ऐसे दोस्त भगवान सभी को दे, मेरा कहने का मतलब है, क्योंकि कंपटीशन के माहौल में जनरली लोग अपना कंटेंट छुपाते हैं, अपनी सभी चीजें ऐसी बचा के रखते हैं कि लोगों को पता न लग पाए। हालांकि आप पांडे जी हमारे साथ में हैं, और वैसे दुर्गेश जी की पर्सनालिटी बड़ी जबरदस्त है जो रेंजर में होनी चाहिए। हालांकि योग्यता का पर्सनालिटी से रोल नहीं रहता, लेकिन वर्दी वाली पोस्टों में जनरली जरूरत पड़ती है कि भाई जो क्रिमिनल्स होता है तो उनको पहले ही से डर होना चाहिए कि हमारे साहब आ रहे हैं। निश्चित ही आपका भी एक जो जर्नी में एक बहुत बड़ा जो पॉइंट है कि असफलताओं के बाद आपने उसको ही मोटिवेशन बना लिया और एक नए एग्जाम की ओर मुड़ गए, जो लोग लगातार है। हालांकि एक बहुत आम पॉइंट है कि सभी की जिंदगी में असफलताएं आती हैं, तो ऐसा भी एक कोई ऑप्शन अगर आपकी जिंदगी में आ जाए कि जिसको आप पूरी शिद्दत से साथ कर सकते हैं, तो एक बार अटेम्प्ट में भी आप निकाल सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छा रहा कि आज हमने 5 हमारे शुरू के मेंटर्स हैं, इनके एक विभिन्न अनुभव से मुझे लगता है कि बहुत आप लोगों को फायदा होने वाला है, क्योंकि सभी की जिंदगी की आम समस्याएं हैं। उपाध्याय जी, कुछ बताइए कि कैसे मैनेज करें अगर कोई बच्चा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, क्योंकि बड़ा वर्ग है जो करता है, तो कैसे मैनेज करें यूपीएससी एग्जाम। सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पास बुलाने के लिए और अवसर देने के लिए। मैं चलिए, तो रवि यादव जी, पहली बात तो आप सबसे कम उम्र के रेंजर हैं, 2020 बैच है, एक तो सभी बड़े भाई लोग आपके साथ में हैं, तो पहला तो सभी का स्नेह मिलता है, क्योंकि छोटों को जनरली सभी का मतलब मिलता है प्रेम, लेकिन आपने बड़े जल्दी इस रेंजर पद को पाया है। और दूसरा, एक प्रथम प्रयास ही था आपका, तैयारी का भी प्रथम ही प्रयास था जी सर। और ग्रेजुएशन के बाद नॉलेज तो देखो आपके पास है, मेंस निकाल के आए हुए हो। तो पराग जी बताइए, आप ये बड़ा गजब का आपका 90% लाने का कुछ फॉर्मूला बताइए, और बच्चे भी ला पाए। अपन कंपटीशन बढ़ा रहे हैं मार्केट में, अगर 90% लाने की ट्रिक बताइए कुछ। जैसे कि सर ने कहा, बिल्कुल सही बात है कि विशेष अनुभव है सचिन जी का, क्योंकि ये ऐसे पर्सन है ना जो केवल एक एग्जाम को लेके ही फोकस रहे। मतलब अभी जैसे आपने बहुत सारे मेंटर्स बोले कि हमारा प्लान भी होता है, हमें पैरेलल एग्जाम देना चाहिए, सिक्योरिटी जॉब सिक्योरिटी होती है, लेकिन हमारे बीच में एक अनोखी पर्सनालिटी सचिन जी भी है, एक अलग विचारधारा है कि अगर आप एक एग्जाम को रह के भी फोकस रहते हैं तो ऐसा नहीं है कि सफलता नहीं मिलती है। किया गया है बीएससी एजुकेशन की तरफ से, वो बहुत ही सराहनीय प्रयास है। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले जो वर्षों में जब अभी रिजल्ट आएगा ये 21 का और 22 का, तो इसका काफी प्रभाव देखने को मिलेगा। इनफैक्ट 2019 में अभी जो अभी रिजल्ट आने वाला है सिविल सर्विसेज का भी,
तो उसमें भी बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी रहेंगे। सबसे पहले तो वीएस एजुकेशन को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद शिक्षा के क्षेत्र में इतना बड़ा रेवोल्यूशन लाने के लिए। पर सबसे अहम योगदान तो है अफोर्डेबिलिटी, जहां सर ऐसे जैसे मैं सर खुद एससी कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं, जहां पर लोगों के पास रिसोर्सेज की बहुत ज्यादा कमी है। काम हमारा वहीं चल रहा है। जी सर, जी जी सर, फाइनेंशियल लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं है, साथ ही साथ सर अवेयरनेस नहीं है, ना तो सर सिविल सर्विसेज की अवेयरनेस है और ना ही फॉरेस्ट सर्विसेज की अवेयरनेस है। वहीं वीएस एजुकेशन एक बहुत अच्छा काम कर रहा है सर लोगों को कलेक्टिव फॉर्म में लाने के लिए, ताकि वो अपना सिविल सर्विसेज की तरफ ही योगदान दे सके। सर तो सबसे पहले तो ये इनके लिए धन्यवाद सर। सर मुझे वीएस एजुकेशन के बारे में आफ्टर कोविड पता चला था 2021 में, और तब मैंने जब ये देखा था कि एक सिविल सर्विस के क्षेत्र में बोला जाता है कि काफी कॉस्टली पढ़ाई है, क्योंकि लोग रूरल एरिया से चल के सिटीज मेट्रो सिटीज में आ रहे हैं, इंदौर आ रहे हैं, काफी खर्चा रहता है। तो ऐसे में जब मैंने ये इनिशिएटिव आपके बारे में सुना था कि आप पैकेज जो प्रोवाइड कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रहे हैं, साथ में बच्चों के साथ आंसर राइटिंग जैसे प्रोग्राम जो रन कर रहे हैं, तो वो काफी एक अफोर्डेबल है। और वही जिस लक्ष्य के साथ हम लोग चल रहे हैं कि हमारा इंडिया का जो लक्ष्य है कि सबको शिक्षा मिलना चाहिए, कि इंक्लूसिव एजुकेशन होना चाहिए, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा, और इस इनिशिएटिव में मैं यही बोलूंगा कि न केवल आप बल्कि हम सब मिलके भी आपका सहयोग करेंगे सर। और ये जो तो बहुत धन्यवाद पहले से कि भैया आप लोग आ रहे हो, तो हम लोगों के लिए तो इससे अच्छा कुछ जैसे प्रोग्राम चलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये काफी सराहनीय कार्य है, क्योंकि इससे मैं पर्सनली प्रभावित हूँ, और मुझे नहीं लगता कि जो सीरियस होकर एमपीएससी की तैयारी कर रहे हैं आज वो कोई भी विद्यार्थी बीएस एजुकेशन से अछूता है। बहुत बड़ा मोटिवेशन हम लोगों के लिए। बिल्कुल सर, क्योंकि मैंने ये देखा भी है और मैं लोग पढ़ भी पा रहा हूँ कि मैं देखता हूँ जब प्रीलिम्स पास में आता है सर, जैसे प्रीलिम्स परीक्षा पास में आती है तो भटकाव बहुत होता है मार्केट में, ये आ गया, लेकिन एक भटकाव से भी एक सुपीरियर चीजें जो निकल के आती है कि अब ये पढ़ना चाहिए, वो सारी चीजें बीएस एजुकेशन में मिल पाती है सर। और मैं बता दूं आपके लिए सर कि मेरे टेलीग्राम चैनल में कई चैनल म्यूट पे हैं, केवल बीएस एजुकेशन और कुछ चैनल ही जो है अनम्यूट है, जिनका मुझे इंतजार होता है कि इसमें क्या डलने वाला है। शुरू हो जाएंगे मतलब किफायती शिक्षा मिशन हमारा सही डायरेक्शन में आने जा बिल्कुल रहा है। सर, जैसे एमपीपीएससी में जो एक शिक्षा लाभ का जरिया बन गया था ना, उसको आपने एक सहयोग का जरिया बनाया, और सहयोग जहां मिला तो सफलता लोगों के सामने आने लगी। तो बेशक सर यूपीएससी में अगर कुछ भी होगा तो मैं जी भर के साथ आप बिल्कुल उपाध्याय जी, बिल्कुल जरूरत और पड़ेगी। कोशिश करेंगे कि बहुत अच्छा करें हम लोग, नई क्रांति पीएससी के सेक्टर में लाएं सर। इसके लिए आपका और कुलदीप सर का बहुत बहुत धन्यवाद, और हमेशा साथ बने रहेगा सर, अच्छा करेंगे और आगे अपन से। बिल्कुल, जो शिक्षा प्रोग्राम है किफायती वाले, निश्चित ही आप उससे लाभान्वित हुए होंगे। तो एक अगर लाभान्वित हुए हैं तो आपके क्या विचार हैं और क्या राय है या क्या सुझाव है, हम इस चीज को जो चला रहे हैं उससे क्या फर्क पड़ रहा है सोसाइटी में, थोड़ा विचार व्यक्त कीजिए। सर सबसे पहले तो मैं इंटरव्यू प्रोग्राम के थ्रू ही दीपसी एकेडमी ऑफ विक्रम जो बीएस एजुकेशन है उससे जुड़ा हुआ हूँ, और मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट तो इंटरव्यू ही रहा है। और उसका फायदा भी मैंने बताया कि कैसे मैं यहाँ पे मौके पे आया, 90% इंटरव्यू एक मैटर और मुझे करता उसका है। इन्फ्लुएंस भी, मतलब जो सर ने मुझे गाइडेंस दिया था उसका मुझे फायदा हुआ। जो शिक्षा प्रोग्राम है किफायती वाले, निश्चित ही आप उससे लाभान्वित हुए होंगे। तो एक अगर लाभान्वित हुए हैं तो आपके क्या विचार हैं और क्या राय है या क्या सुझाव है, हम इस चीज को जो चला रहे हैं उससे क्या फर्क पड़ रहा है सोसाइटी में, थोड़ा विचार व्यक्त कीजिए। सर सबसे पहले तो मैं इंटरव्यू प्रोग्राम के थ्रू ही दीपसी एकेडमी ऑफ विक्रम जो बीएस एजुकेशन है उससे जुड़ा हुआ हूँ, और मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट तो इंटरव्यू ही रहा है। और उसका फायदा भी मैंने बताया कि कैसे मैं यहाँ पे मौके पे आया, 90% इंटरव्यू एक मैटर और मुझे करता उसका है। इन्फ्लुएंस भी, मतलब जो सर ने मुझे गाइडेंस दिया था उसका मुझे फायदा हुआ। शिक्षा क्रांति जो बदलाव के लिए बढ़ रही है वो काफी कारगर हो रही है। काफी सराहनीय है सर, वो आगे और बहुत ज्यादा आगे जाएगी मुझे लग रहा है, और आर्थिक रूप से कमजोर लोग आगे आएंगे सर। चलिए ठीक है सचिन जी, आप भी जब बिल्कुल अपने कार्यों से अलग हो जाएं, मतलब तो और भी आपकी जो मंजिलें हैं आप जरूर सहयोग में हमारे जुड़िए। जी जी सर, चलिए सभी का धन्यवाद, आप लोगों ने बहुत। आज हमारे बीच में बीएस एजुकेशन जो कि एक जाना नाम है, कंटेंट, क्वालिटी और किफायती दाम में जो शिक्षा प्रोवाइड करवा रहा है, तो उसके बीएस एजुकेशन से विक्रम सर उपस्थित है। सबसे पहले मैं विक्रम सर का सम्मान करूंगा, उसके बाद में आप। अरे मेरा आपका क्या है कि
वर्मा जी, रुकना है क्या? क्या कुछ करना? आइए वापस से इंटरव्यू हाईएस्ट मार्क्स। सीक्वेंस में चलते हैं, आप बिना डिस्ट्रक्शन के एक एग्जाम। आइए, तो सबका सेशन चलता है। रिकॉर्डिंग यहाँ से जा पाऊँ? हाँ, आराम से आ सकते हैं। बात कहाँ पर रखा? बाहर ही फंस गया। पांडे जी, अब तो पन्ना के पांडे जी हैं तो आइए उपाध्याय जी। अरे आपके लिए डबल माला हो गई। अरे थोड़ी सी कर लें। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? जैसा आप देख पा रहे होंगे कि हम लोग एक सीरीज काफी टाइम से चला रहे थे, जिसमें विभिन्न टॉपर्स विभिन्न बैकग्राउंड के लगातार आते जा रहे थे हमारे मंच पे, और उनको लाने का एक उद्देश्य यह भी था कि एक जर्नी सभी की सेम नहीं होती। जैसे लक्ष्य आपका मान लीजिए फॉरेस्ट सर्विस है या आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, तो सभी का उस लक्ष्य को पाने की सभी के रास्ते अलग अलग होते हैं, और रास्ते अलग अलग के होते हैं कि सभी की जिंदगी की परिस्थितियां एक सी नहीं होती है। बहुत सारे इसमें आप फैक्टर देखोगे, उस लक्ष्य तक पहुंचने के बहुत विभिन्न फैक्टर्स हैं जो आपको प्रभावित करते हैं उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। तो इस सेशन लेने का हमारा मूल लक्ष्य रहता है कि स्टूडेंट्स के अलग अलग ग्रुप होते हैं, सबकी जर्नी अलग अलग होती है। तो अगर हम लोग ये सेशन करते हैं तो उसका होता है, जैसे आज हमारा सबसे डाइवर्सिफाइड सेशन होने जा रहा है, क्योंकि हमारे बीच में एक तो 9 टॉपर्स है फॉरेस्ट सर्विस के, तो सबकी जर्नी अलग अलग संघर्षों से भरी हुई है। मतलब किसी ने कैसा किया, या हो सकता है कि जैसे आप लोग जब तैयारी करने आते हैं तो एक अलग माइंडसेट होता है, फिर समय गुजरता है तो माइंडसेट बदलता है। तो हो सकता है आप लोगों के बीच में कुछ ऐसे डाउट्स आते हैं, या आपके बहुत सारी मार्ग में बाधाएं आती हैं, डिस्ट्रैक्शंस आते हैं। तो हो सकता है कि हम लोग आज जो सेशन कर रहे हैं उसमें आपकी जिंदगी का भी कोई जो आपका पाथ या जो भी रास्ता है उस लक्ष्य तक पहुंचने का, तो उसमें भी कुछ ऐसी बाधाएं आ रही हो, तो हो सकता है वो दूर हो पाए। हम लोगों का मेन लक्ष्य यही है कि आपकी जो डाउट्स हैं, बाधाएं हैं और डिस्ट्रैक्शन है, उनको कम करने का प्रयास किया जा सके। तो पहले मैं छोटा सा इंट्रो सबका करा देता हूँ, फिर हम लोगों ने इसको क्वेश्चन आंसर फॉर्म में रखा हुआ है ताकि टू द पॉइंट हमारा सेशन हो और बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए काम कर रहा है। क्योंकि क्या है कि अगर हमने रैंडम सेशन किया तो बहुत सारे भटकाव आ जाते हैं उस सेशन में। तो सबसे पहले मैं कुलदीप जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जो हम लोग एक टाइम पे करीब 5 साल से ऊपर हो गया है, जो हमने किफायती शिक्षा मिशन विद क्वालिटी एक चला रहे थे, उसका एक रीजन यही था कि स्टूडेंट्स का हम अच्छा नहीं कर सकते तो भाई बुरा करने का हमारे पास अधिकार नहीं है। तो उसको देखते हुए हम लोगों ने एक प्रणाली बनाई थी, सहयोगी मॉडल। तो उसमें जो अलग अलग क्षेत्र के अच्छे लोग थे उनके साथ सहयोग के साथ में हम लोग जुड़ के प्रोग्राम करते थे। और कुलदीप जी ने इंदौर में एक अच्छा सेशन चलाया, मतलब जो फॉरेस्ट सर्विस की हमने क्लासेस की थी, और उसके बाद हमने इंटरव्यू सेशन भी की, क्योंकि वो खुद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से और उनके और भी जो मित्र हैं उससे जुड़े थे। तो हमें लग रहा था कि फॉरेस्ट के लिए उनसे अनुकूल कोई परिस्थितियां हमें हो नहीं सकती। तो बिना शर्त के हमने उनके साथ में जुड़े, और हमें बड़ी खुशी हुई कि आज एक बहुत बड़े स्तर पे, अगर आप इसमें फॉरेस्ट सर्विस में देखोगे तो करीब 33 मेंबर्स एमपी के डायरेक्ट हमसे जुड़ रहे हैं। तो एक हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य का विषय है। और आपके बीच आने का लक्ष्य हमारा मार्केटिंग नहीं है, बस ये है कि एक प्रकार से जागरूकता अभियान है हम लोगों का। और किफायती शिक्षा के लिए कुलदीप जी ने भी काफी सहयोग किया है। उसके बाद हम लोग टेस्ट भी बहुत किफायती मैनर में लेकर आए। अभी भी आपने देखा होगा कंटेंट भी हम लोगों ने एक प्रकार से फ्री पूरा जारी कर दिया, उसमें कोई चार्जेस थे नहीं। तो ये प्रोग्राम हमारे चलते रहेंगे। चलिए ज्यादा समय नहीं लेते,
कुलदीप जी के बारे में तो बता दिया कि वो दीप श्री एकेडमी से है, जो लगातार इस प्रोग्राम फॉरेस्ट सर्विस के प्रोग्राम हमारे इंदौर में लीड कर रहे थे। अब सबसे पहले मैं अभी सभी टॉपर्स के बारे में बता दूं कि हमारे साथ आज 9 लोग हैं, जिसमें 2 लोग एसीएफ पद पे चयनित हुए हैं और 7 लोग रेंजर पद पे चयनित हुए हैं। तो अब भाई एएम का जर्नी का एंड नहीं है, अभी उनकी जर्नी अभी आगे चल रही है। कुछ लोग यूपीएससी एस्पिरेंट हैं और कुछ लोग पीएससी की जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है उसमें भी अपीयर हुए हैं, कई के इंटरव्यूज हो चुके हैं, रिजल्ट पेंडिंग है। तो सभी को पहले शुभकामनाएं कि भाई आप लोग अपनी जो ड्रीम जर्नी है और ड्रीम आपका लक्ष्य है उस तक आप जरूर पहुंचिए। तो पहले सभी टॉपर्स को शुभकामनाएं। और मैं बता देता हूं हमारे साथ आज कौन कौन है। तो 2 एसीएफ हुए हैं, हमारे सचिन जी है, रैंक 3 है, और वर्मा जी है, वो भी एससी वर्ग से टॉपर है मध्य प्रदेश में। और उसके अलावा फिर हमारे जो रेंजर जो है तो उसमें कुलदीप बोहरे जी, सौरभ दुबे जी, दुर्गेश पांडे जी, रवि यादव जी, पराग जैन जी, अरुण उपाध्याय जी और सचिन दौड़वी जी। तो चलिए अब इस सेशन की अपन शुरुआत कर देते हैं। बहुत लोग बच्चे इंतजार कर रहे होंगे और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इतना डाइवर्सिफाई सेशन में शायद पहली बार कर रहा हूँ कि 9 अलग विचारधाराओं को हम एक मंच पे लेके आए। क्योंकि अगर एक एक सेशन करेंगे तो मुझे लगता है कि हमें बहुत लंबा सेशन करना पड़ता। तो अच्छा है कि सभी मंच पे आए और उम्मीद है कि आप सभी लोग इससे लाभान्वित होंगे। तो चलिए सबसे पहले सचिन जी से शुरुआत करेंगे। हमारे ओपनिंग पोजीशन पे सचिन जी रहेंगे और वो एसीएफ पद पे भी चयनित हुए हैं। तो सबसे पहले जो मैंने पहले डिस्ट्रैक्शन वर्ड ही यूज किया था, तो सबसे पहले सचिन जी से मैं शुरुआत ही करना चाहूंगा कि एग्जाम के दौरान, क्योंकि आपकी जर्नी बड़ी लंबी रही है, 2015 से आपने तैयारी शुरू की थी, बहुत सारे एग्जाम्स में उतार चढ़ाव है। तो पहले तो आप उतार चढ़ाव के बारे में बताइएगा और एग्जाम को लेकर फिर आपने कंसंट्रेशन कैसे बना के रखा। और एक डिस्ट्रैक्शन जो शब्द आता है ना, कि ये मुझे नहीं लगता कोई ऐसा एस्पिरेंट होगा जिसकी जिंदगी में डिस्ट्रैक्शन ना आया हो। अब वो किस फॉर्म में आया होगा इसको नहीं बताया जा सकता, लेकिन आया जरूर होगा। तो सबसे पहले मैं सचिन जी से, एक दो सबसे महत्वपूर्ण हर एस्पिरेंट के जीवन में आते हैं। पहले तो एक तो कंसंट्रेशन एग्जाम का ना हो पाना और दूसरा था डिस्ट्रैक्शन। सचिन जी शुरू कीजिए, थोड़ा बताइए स्टूडेंट्स को। पहले सर मैं अपने बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा। मैंने 2015 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग से पास आउट किया था MITS ग्वालियर से। उसके बाद में जो इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन होता है यूपीएससी का, उसके लिए मैंने प्रिपेयर किया। वहां पे मैं इंटरव्यू तक भी पहुंचा और भी टेक्निकल एग्जाम जैसे इसरो है, BARC है, वहां भी मैंने साक्षात्कार में अपीयर हुआ और कुछ PSU में ज्वाइनिंग भी, मतलब जॉब भी लग गई थी, बट मैंने ज्वाइन नहीं किया। जब यहाँ पे मुझे राज्य वन सेवा में जब वैकेंसी आई तो मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखी, तो मैंने यहाँ पे स्विच किया। तो मेरी एक काफी लंबी जर्नी रही है। तो अगर हम डिस्ट्रैक्शन या कंसंट्रेशन की बात करें तो मैं एक उसको ब्रॉडली 2 भागों में डिवाइड करना चाहूंगा। सबसे तो पहला होता है हमारा सेल्फ रेगुलेशन और दूसरा होता है हमारी सराउंडिंग का रेगुलेशन, जो हम सबके लिए बहुत जरूरी है। तो सेल्फ रेगुलेशन में सबसे पहला जो एलिमेंट है वो मुझे ऐसा लगता है कि जो हम फूड या और एक मॉर्निंग रूटीन, ये हम में से बहुत से लोगों के साथ ऐसा हो गया, जैसे आजकल की जो लाइफस्टाइल हो गई है कि एक तो मोबाइल का एक्सेसिव यूज, हम सोने से पहले भी मोबाइल का यूज करते हैं, उठते बाद में पहले हम मोबाइल देखते हैं। तो सबसे पहले तो फूड में अगर हम बात करें तो जैसे फ्रूट्स वगैरह लें और जो जंक फूड वगैरह है, तला हुआ जो बाहर का जितना भी मिलता है कम से कम खाने की कोशिश करें, क्योंकि अगर हेल्थ सही रहेगी तभी हम अपनी पढ़ाई में 8 से 10 घंटे सिलेक्शन के बाद कर सकते हैं। हाँ सिलेक्शन के बाद नहीं सर, सिलेक्शन के बाद भी मतलब ये अवॉइड करना ही चाहिए, क्योंकि कभी कभी 1-2 बार चीट डे हो सकता है, लेकिन डेली इसको नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लॉन्ग टर्म में हेल्थ पे बुरा इफेक्ट डालती है। और इंसान जो जिस एफिशिएंसी से काम कर सकता है, तो वो अगर आप फिजिकली अगर सही नहीं है, स्वस्थ नहीं है, तो आप मेंटली भी वो काम नहीं कर सकते। तो एक तो ये फूड का हो गया, दूसरा ये मॉर्निंग रूटीन का, जो मैंने बताया कि आप सुबह जब भी उठें तो एक 10 या 15 मिनट की जो भी फिजिकल एक एक्टिविटी हो सकती है, आप वॉक कर सकते हैं या कुछ भी जो आपको अच्छा लगता है वो कर सकते हैं। तो उससे एक फिजिकल एक्टिविटी से क्या रहता है, थोड़ा सा जो ब्रेन है वो एक्टिव रहता है हमारा। उसके अलावा सर जो मुझे एक लगता है कि जैसे बहुत सी बार ये होता है एस्पिरेंट्स के साथ कि कोई भी सोशल मीडिया पे न्यूज आई, कोई भी न्यूज़पेपर में जो खबर आई और कोई नेगेटिव न्यूज है, तो उस पर बहुत टाइम तक लोग आपस में डिस्कशन करते रहते हैं और उसका उन लोगों को भी पता है इसका एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उस पर
चल रहा है डिस्कशन। अब मीडिया वालों को तो सब टीआरपी बढ़ाना है। एग्जैक्ट जैसे मान लो जैसे रिसेंटली वो एक सीमा हैदर करके एक केस आया, अब बहुत चल रहा है। अब लोगों का ये डिस्कशन चलने लगता है कि वो जासूस है कि नहीं, फिर उसमें वो रीजनिंग देने लगते हैं। अब तो गाने बनने लगे। हाँ, गाने बनने लगे। और तो वो ये चीजों को अवॉइड करें। जैसे अगर हम न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं तो हमको ये पता होना चाहिए कौन सी न्यूज हमारे मतलब की है, उस न्यूज को हम लें, अपना नोट्स में ऐड करें और उस चीज से आगे बढ़ें। तो ये एक हो गया सर ये डिस्कशन वाला। दूसरा सर जो मुझे कंसल्टेशन में थोड़ा आपका एक कंसाइज करना चाहूंगी एक लाइन में। जी, मतलब एक लाइन में जो कोट दिया जाता है कि वो अपना काम कर रहे हैं, स्टूडेंट बन के आप स्टूडेंट का काम करें। एक लाइन में एक कोट अपन कर दीजिए। जी जी, मतलब सबसे इफेक्टिव होगा कंसल्टेशन। बिल्कुल सर। उसके अलावा सर जैसे सराउंडिंग की जैसे मैंने बात की, तो मैं इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण रोल मानता हूं सर वो है अपने फ्रेंड्स का, जो हमारे सराउंडिंग में रहते हैं। तो दोस्ती जिससे भी करें बहुत सोच समझ के करें, लिमिटेड लोगों से करें। क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि जैसे अगर आप अच्छा पढ़ेंगे, टेस्ट सीरीज में अच्छा करेंगे, तो बहुत सारे लोग आएंगे आपके आसपास, दोस्ती करने की कोशिश करेंगे या जो भी है। पर हमको केवल एक लिमिटेड लोगों से दोस्ती रखना है, एक स्टडी ग्रुप बना के रखना है, एक वहां पे हेल्दी डिस्कशन हो सके जो हमारे लिए भी फ्रूटफुल हो और जो हमारे फ्रेंड्स हैं साथ वाले उनके लिए भी फ्रूटफुल हो। इसके अलावा कभी ऐसा होता है कि जैसे हम 30 या 40 दिन बहुत इंटेंस स्टडी कर ली, तो एक दो दिन का अगर कहीं एक ब्रेक ले रहे हैं तो उन दोस्तों के साथ घूमने जा सकें, तो इतना तक तो चलता है। लेकिन सर ऐसा नहीं कि हमने दोस्ती कर ली तो चाय पीने भी जा रहे हैं उनके साथ। मतलब दिन में 4-4 बार हम लाइब्रेरी आ गए और दिन में 4-4 बार चाय पीने जा रहे हैं। तो लाइब्रेरी में हम फिर लास्ट में जब बोलते हैं कि यार लाइब्रेरी तो मैं 12 घंटे की लगा रखी है और पर पढ़ाई केवल 4 घंटे की हो पा रही है। तो जनरली ये मैंने देखा है जो अपनी सराउंडिंग में, तो उसी एक्सपीरियंस से मैं ये शेयर कर रहा हूँ। उसके अलावा सर जो एक चीज मुझे लगती है स्टूडेंट्स के साथ जनरली एक होती है प्रॉब्लम कि तैयारी के दौरान या इस एज के दौरान एक इमोशनल सपोर्ट की बहुत जरूरत होती है। तो हमेशा कोई भी एक ऐसा, जैसे हम अगर पेरेंट्स हैं, अगर पेरेंट्स के ज्यादा करीब हैं तो पेरेंट्स से, या फिर कोई भाई बहन है तो उनसे, या कोई फ्रेंड है, तो कोई एक या दो इंसान ऐसे रखें जिनसे हम अपनी हर दुख सुख की बातें जो हम कहते हैं कि हम शेयर कर सकें, जिसको हमारा रियल एंड पता हो। एक तो सर ये हो गया कि एक वो फेस हो गया जो हम दुनिया को दिखाते हैं, और एक ये वाली चीज हो गई कि जो हम वास्तव में हैं, जैसे हमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम उससे शेयर कर सकें। और इसके अलावा सर एक चीज की एक मेंटर, जिससे हम कभी भी कोई भी चीज हमें ऐसा लग रहा है पढ़ाई के रिलेशन में भी या फिर इसके अलावा लाइफ में भी, तो अगर आपके पास इतनी सारी चीजें हैं और इनको आप रेगुलेट करके रखते हो, तो मुझे नहीं लगता कि जो डिस्ट्रैक्शन है या कंसंट्रेशन है एज सच कोई प्रॉब्लम आने वाली है। चलिए डिस्ट्रैक्शन पे मैं यहाँ पे एक कोट करूंगा, मेरे दिमाग में आया। थोड़ा क्या होता है, दिमाग चलता रहता है जब हम दोस्त मिलते हैं। कि जैसे आपने इमोशनल बोला है, इमोशनल एक एक्सपेक्ट आपने और दबा लिया, उसके लिए मूवीज वूवीज बन रही। तो मैं आपको बता दूं, अब तो बातों की जगह नहीं होती है। एक आध कोई 12th फेल होके और जिंदगी में उसकी गर्लफ्रेंड आया, कुछ भी आया, लेकिन ये अपवाद होते हैं। मैं आपको बताऊं, अपन लोग जनरल लाइफ और जनरल रूल्स में आगे बढ़ेंगे। तो जो इमोशनल है ना, आपका एक पॉइंट जो मिस लोगों मैंने जोड़ दिया, इसको लेके बड़े लोग सुनना चाहते होंगे, तो मैंने आज बोल भी दिया। अभी मूवीज भी आ रही, तो लोग इससे बड़े इंस्पायर होंगे कि नहीं, जिंदगी में कोई एक होना चाहिए बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो सपोर्ट करे आपको, बिल्कुल आप मंजिल तक पहुंचे। एक आध केस होता है, वो अपवाद है। ये मतलब अपना डिस्कशन करना जरूरी है, क्योंकि अपन एक जागरूकता वाला सेशन है ना, तो वो होता है, अपवाद है वो। लेकिन आप सोचो यही पूरा 99% करते तो नहीं भाई। एक रूल्स होते हैं एग्जाम, जो कंसंट्रेशन और डिस्ट्रैक्शन है ना, तो वो मैंने देखा है, मेरा भी लंबा अनुभव रहा है, करीब 14-15 साल तो हो गए। और पहले प्लेसमेंट सेल में भी हम लोगों ने देखा था, बहुत सारे स्टूडेंट के बीच में रहना होता था। तो डिस्ट्रैक्शन और कंसंट्रेशन में एक बड़ी बाधा है। लेकिन हाँ, कोई एक अपवाद बनता है, और ऐसा जिंदगी में कोई सब रेयरेस्ट लोग आते हैं जिनके जीवन में कोई ऐसा सपोर्टिंग रोल वाला आ जाए कि उसको एकदम ही IAS बना दे। और उसके लिए क्या मूवीज बनती है, तो लोग क्या मैक्सिमम यूथ उसको लेके बड़ा प्रेरित होता है कि नहीं यार जिंदगी में होना चाहिए, आने वाली है ना, इसलिए मैंने कहा एक टोक दूं। अभी उसका बड़ा प्रचार चल रहा है, क्योंकि प्रचार तंत्र बड़ा मजबूत है, अपन कितना अच्छा भी सेशन कर ले, लेकिन जब उसका प्रचार शुरू होगा ना, तो लोग उसी को लेकर प्रेरित होते हैं। तो यही है, संतुलन रखें, और एक जर्नी और एक लक्ष्य को पाने के लिए कुछ रूल्स होते हैं कि भाई जो सचिन जी ने बताए हैं, तो मेरे ख्याल से आप उनको फॉलो करें। और बाकी चलिए फिर सेकंड नंबर पे हम वर्मा जी के पास आएंगे। तो ऊपर कर लीजिए वर्मा जी इस साइड।
हाँ, वर्मा जी हमारे साथ में हैं, एसीए पद पे चयनित हुए हैं और एससी वर्ग से टॉपर भी हैं। तो एक वर्ग विशेष के लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है, क्योंकि कंडीशंस जो हमने देखी हैं बहुत अच्छी नहीं रहती हैं सिचुएशंस। तो एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है, क्योंकि हम लोग भी जिस क्षेत्र से आते हैं हमने देखा है एससी वर्ग में जागरूकता तो है, लेकिन उनकी जिंदगी में डिस्ट्रैक्शन, तो ये बोले अभाव भी हैं बहुत सारे जो उनको डिस्ट्रैक्ट करते हैं। मतलब वो अभावों के कारण डिस्ट्रैक्शन है, कई जो होते हैं वो सुविधाओं के कारण डिस्ट्रैक्ट होते हैं। लेकिन तो वर्मा जी का जो एक रहा है, इन्होंने सेल्फ स्टडी और प्रिपरेशन के साथ आगे बढ़े और फिर इन्होंने बहुत कम टाइम में 2-3 एग्जाम उनके साथ में थे, पैरेलल थे। तो इनका भी एक थोड़ी अलग, जो मैंने बोला अलग अलग विचारधाराओं के साथ हम आए, तो उनका भी एक अलग अनुभव है। उन्होंने इतने कम समय में सिविल सर्विस को भी फोकस किया और आपका फॉरेस्ट सर्विस को भी फोकस किया और सेल्फ स्टडी को भी उन्होंने प्रायोरिटी में रखा। लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि सेल्फ स्टडी को भी कैसे करें, मतलब उसमें भी बहुत बारीकी रखने की जरूरत होती है। तो आप एक 2 पॉइंट बोले कि जो एक सुविधा विहीन वर्ग है वो कैसे अपने आप को डिस्ट्रक्शन से रोकते हुए आगे बढ़े, क्योंकि वो अपनी एक नैतिक जवाबदेही भी है कि आप उस चीज को बताएं। दूसरा, सेल्फ स्टडी भी कैसे करें, किस एग्जाम तक पहुंचे, क्योंकि देखिए सबके अलग अलग है, कोई कोचिंग से आगे बढ़ा है, कोई सेल्फ स्टडी से आगे बढ़ा। वर्मा जी आप थोड़ा इस पे अपना पॉइंट करें। सर मैं कॉलेज से 2018 में पास आउट हुआ हूँ NIT इलाहाबाद से। सर 2018 से 19 तक मैंने टेक्निकल, जैसे सचिन ने बताया अभी, टेक्निकल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करी सर, उसको भी क्लियर किया। लेकिन सर दादाजी इंस्पिरेशन थे मेरे घर के, क्योंकि वो खुद भी एक पब्लिक सर्वेंट थे। तो सर एक उनके तहत मैंने यहाँ पे इंदौर में आया और एक प्रिपरेशन चालू करी सर, जहाँ पे सर मैंने 2 एग्जाम, स्टेट सिविल सर्विसेज और स्टेट फॉरेस्ट सर्विसेज, दोनों साइमल्टेनियसली प्रिपरेशन करता था। सर सिविल की तरफ भी मेरा रुझान ज्यादा था, निश्चित तौर पर उस पर समय ज्यादा डिवोट होता था। अब सर जब 2021 में 21 का सर जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन था वो था जून में, और वहीं 2020 का जो फॉरेस्ट मेंस का एग्जाम था वो जुलाई में, 24 जुलाई। सर तो मेरे पास लगभग 18 से 19 दिन का समय था, जिसमें मुझे रिसोर्सेज को देखना भी था कि क्या मुझे पढ़ना है और उसे पढ़ना भी है, ये भी करना है। तो सर ये दोनों मैंने काम किए हैं। अब सर रिसोर्सेज के लिए मैंने कहीं पे भी पहली बात तो सेल्फ स्टडी किया है और कहीं से भी पेड कोर्सेज नहीं लिया है। अब सर यूट्यूब की बात करें, क्योंकि अगर फ्री ऑफ कॉस्ट की हम बात करेंगे तो यूट्यूब सबसे बेस्ट सोर्स होता है। यूट्यूब हो गया, गूगल हो गया, या कोचिंग के कुछ मटेरियल्स वगैरह हो गए सर जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होते हैं। सर यूट्यूब में भी प्रिसाइज होने की बहुत नीड होती है, क्योंकि सर अगर हम कोई कंटेंट देखने जा रहे हैं तो उसमें उस कंटेंट को छोड़ के बाकी सारे कंटेंट हम देख सकते हैं, क्योंकि हमारा ह्यूमन टेंडेंसी कि हमें जो टाइम पास की चीजें मिल रही हैं वो ज्यादा बेटर लगती हैं रिलेटिव टू पढ़ाई वगैरह। तो सर मैंने वहां पे जैसे राजस्थान PSC के कुछ वीडियोस हो गए जो यूट्यूब में अवेलेबल हैं, वहीं महाराष्ट्र PSC के हो गए, छत्तीसगढ़ PSC के हो गए, जो हमारे सिलेबस, सर मैं सिलेबस पे अडैर रहा हूँ कि जो भी सिलेबस में मेंशन है MP के, मुझे वो वीडियो देखना है, बट जो सिलेबस में लिखा हुआ है वो ही पढ़ के जाना और उन्हीं के नोट्स बनाना है। और सर सबसे इंपॉर्टेंट तो होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जैसे 2019 में या फिर 18 में जो पूछा गया है, फॉरेस्ट्री नई ऐड हुई थी सर 2020 में, तो उसके लिए सर वीडियोस वगैरह देखे। नो डाउट सर थोड़ा एफर्ट लगा है, बट सर वो एफर्ट वर्थ इट होता है जब सिलेक्शन हो जाता है। तो सर ऐसी कुछ, और 2020 में ही सर जब मैं फॉरेस्ट की तैयारी कर रहा था उसी समय सर मेरा सिविल का भी सिलेक्शन हुआ था, तो सर मैं इंटरव्यू तक पहुंचा था। नो डाउट सर कोई पोस्ट नहीं मिली, क्योंकि सर बड़ी पोस्ट मिलनी थी यहाँ ACF की, वहां इसलिए कोई पोस्ट नहीं मिल पाई सर। चलिए वर्मा जी की बात को मैं थोड़ा कोट करूं, यहाँ भी थोड़ा हल्का सा मेरे दिमाग में एक विचार आया है। जैसे आप ह्यूमन बॉडी होती है, जो अपन को सबसे ज्यादा नुकसानदेह चीजें होती हैं वो सबसे अच्छी लगती है, जैसे फैट हो गया, लोग सिगरेट और एल्कोहल का करते हैं कंज्यूम, तो बहुत अच्छा लगता है। वैसे यूट्यूब भी है जी सर। तो क्या होता है, जो पौष्टिक चीजें होती है ना, जैसे फल फ्रूट हो गए अपना, तो जो पौष्टिक चीजें अक्सर लोगों को पसंद नहीं आती है। तो वर्मा जी का जो मैं बात को कंसाइज करना चाहता हूँ, जैसे अपनी ह्यूमन बॉडी की टेंडेंसी होती है, ऐसे अपनी माइंड की भी होती है कि जब अपन ग्रेस्पिंग करते हैं यूट्यूब से तो बड़ा संभाल के करें, क्योंकि खराब कंज्यूम होने की ज्यादा संभावना है, मन अट्रैक्ट होता है उसकी ओर, क्योंकि जो जितनी बुरी चीज होती है मन ज्यादा अट्रैक्ट होता है। लेकिन अगर आप संतुलन बना लोगे, जैसे बहुत लोग हैं जैसे शरीर को स्वस्थ रखते हैं तो वो लोग फाइबर का ज्यादा कंज्यूम करते हैं, तो वर्मा जी का ये है कि संतुलन के साथ आप अगर सेल्फ स्टडी और एक सही गाइडलाइन भी होनी चाहिए, जो सिलेबस को लेकर, सिविल सर्विसेज को लेकर सर एक पॉइंट जो निकल के आता सर आएगा, सभी उससे एग्री करेंगे, पेशेंस रखना पड़ता है सर। और सर सिलेबस, और पूरा सिलेबस हो गया, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये और पेशेंस सर, ये 3 की पॉइंट्स होते हैं सर किसी भी एग्जाम को सक्सेस पाने के लिए सर। ये मेरा सर अपना रहा है जो मैंने अभी तक सीखा सर इस बार। हमारे सेशन का लक्ष्य यही है कि चूंकि देखिए मैंने बोला ना, सभी का अपने लक्ष्य तक पाने का एक रास्ता नहीं हो सकता जी सर। तो
अलग अलग सभी के अनुभव है। अब आपकी जिंदगी किससे मैच कर जाए ये आप लोग डिसाइड कर लो भाई। हमारे पास इतने सारे मेंटर्स हैं और एक बहुत बड़ा सौभाग्य आप लोगों के लिए कि एक मंच पे इतने सारे मेंटर्स अपना समय दे पा रहे हैं। तो चलिए इसको आगे बढ़ाएं। कुलदीप बोहरी जी, तो कुलदीप बोहरी जी दोनों साथ में नीचे अच्छा कुलदीप जी से पूछना चाहूंगा, क्योंकि हम लोग अलग अलग मेंटर से अलग अलग क्वेश्चन कर रहे हैं ताकि आप लोगों के लिए भी एक नॉलेज ज्यादा आप लोग गेन कर पाए। तो कुलदीप जी से मैं पूछना चाहूंगा कि एग्जाम की तैयारी तो बहुत लोग करते हैं भाई, एक बहुत बड़ा वर्ग है, करीब इतने सारे लाखों लोग तैयारी करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट सिलेक्शन में पढ़ते तो हर कोई है, लेकिन सिलेक्शन में सबसे इम्पोर्टेंट है क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो कुलदीप जी से विशेष क्वेश्चन है। दूसरा, पर्सनल लाइफ सभी की होती है भाई, कुछ ना कुछ होती है अलग अलग, किसी की दुखी होती है, किसी की रंगीन होती है, किसी का कुछ होता है। तो उसके साथ आप अपनी एजुकेशन को कैसे मैनेज करें, एक आजकल बड़ी मुझे भी ये जानना है गौरी जी से, क्योंकि ये सबकी जिंदगी के अलग अलग पड़ाव है। तो कुलदीप जी आप इस पर अपने विचार रखें। जी सर, थैंक यू सर। मेरा नाम कुलदीप बौरे है, मैं भिंड जिले से बिलोंग करता हूँ और जहाँ सब लोग जानते हैं कि काफी एजुकेशन बैकवर्ड है, लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता, ऐसा मतलब एक लोगों की मेंटल स्टेटस ऐसा है कि लोग ऐसा सोचते हैं कि काफी पिछड़ापन है उस एरिया में, इंडस्ट्रियलाइजेशन लो है, एग्रीकल्चर है वो भी काफी सर निर्वाह के लिए करते हैं सर, वहाँ कुछ ऐसा नवाचार नहीं देखने को मिलता। लेकिन सर पिछले कुछ टाइम में भिंड जिले से पूरा चंबल, भिंड जिले की पूरे चंबल संभाग को कोट करना चाहूंगा कि वहाँ पे लोगों ने काफी नए जागरूकता भी आई है और साथ में काफी लोग एजुकेट हुए और पूरे न केवल नेशनल लेवल पे पूरे इंटरनेशनल लेवल पे अपना नाम कर रहा है और जाना भी जा रहा है। उन्हीं में से मैं भी एक हूँ, आपके समक्ष उपस्थित हूँ। तो मैं अपने क्वेश्चंस लिख के लेके आया हूँ कि जैसे फॉरेस्ट सर्विस में मेरा 24th रैंक रहा है, रेंजर के लिए मैं चयनित हुआ हूँ। तो फॉरेस्ट सर्विस की कोई भी बिगिनर बच्चा रहता है कि वो तैयारी करता है तो उसको कैसे तैयारी शुरू करना चाहिए, और एक कोई भी लक्ष्य होता है सर, तो लक्ष्य के पीछे एक थर्स्ट काम करता है कि वो आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं जब इंदौर आया था, मैं अपनी प्रिपरेशन कर रहा था, 2018 से मैंने है ना तैयारी शुरू करी सिविल सर्विस की। मेरा फॉरेस्ट को लेके ऐसा कोई रुझान नहीं था कि मुझे फॉरेस्ट सर्विस में आना है। लेकिन जब आफ्टर लॉकडाउन जब मैं इंदौर में आया, मेरा सिविल का मेंस का एग्जाम था 2019 का, तभी मैं कुछ दोस्तों से मिला, सिविल के ही थे, और उनके साथ में अपनी पढ़ाई स्टार्ट करी। जब मैं आया तो मुझे फॉरेस्ट के लिए, जब मैंने बोला कि आप फॉरेस्ट को ट्राई करना चाहिए क्या, मतलब आप लोग एलिजिबिलिटी रखते हैं, मतलब ऐसी जब जनरल डिस्कशन चला तो लोग बोलते हैं कि फॉरेस्ट सर्विस में इंजीनियर्स, बड़े बड़े प्रोफेशंस के लोग आते हैं, तो वहां पे आप लोग तो फाइट ही नहीं कर सकते, काफी चैलेंजेस रहता है। ऐसा कहीं जैसे मैंने भी अपने दोस्तों के साथ, जो दोस्त बीएससी बैकग्राउंड के हैं, बीए बैकग्राउंड के, तो वो लोग सोचते हैं कि मतलब कहीं ना कहीं ये एक अलग फील्ड है यार, इसमें कुछ एक अलग टेक्निकल का है कि भाई टेक्निकल है, कुछ टेक्निकल टाइप के लोग ही आ सकते हैं। तो जब मैं, और उसने मुझे चैलेंज दे दिया सर 2021 में उसने मुझे चैलेंज दिया कि तुम फॉरेस्ट क्लियर करके बताओ। तो तब मैं इतना सीरियस नहीं था, मैं अपना सिविल के ही मेंस पे पूरा फोकस्ड था, बट मैंने उसका चैलेंज लिया कि मैंने उसको बोला कि मैं फाइनल का नहीं पता मुझे कि फाइनल मेरा होगा कि नहीं, मैं प्री में जरूर पास होके बताऊंगा फॉरेस्ट के लिए, मतलब मेंस जरूर लिखूंगा मैं, ठीक है। फिर मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट करी और फॉरेस्ट के लिए सर काफी एक जो 2018-19 के बाद में काफी एक पैटर्न चेंज देखा गया है। जैसे उसमें फॉरेस्ट की 10 यूनिट आई। जैसे मैं फॉरेस्ट के बारे में आपको बताना चाहूँ कि 2 पार्ट होते हैं, एक पेपर 1 होता है और एक पेपर 2 रहता है। पेपर 1 में जहाँ एमपी और आईटी यूनिट्स रहती हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर का रहता है सेगमेंट, वहीं सेकंड पेपर के बारे में बात करते तो वो काफी, उसमें डाइवर्सिफिकेशन है सेकंड यूनिट में, काफी टफ भी बोलते हैं सेकंड पेपर को। एक मतलब उसका पहले से कुछ अवेलेबल भी नहीं है, कोई नया सिलेबस है। हाँ बिल्कुल सर, नया भी इंट्रोड्यूस हुआ है पूरा, तो काफी मटेरियल भी अवेलेबल नहीं था उस टाइम पर। तो फॉरेस्ट की 4 यूनिट हो गई, वही बात करें पीसीएम भी हो गया,
इन्वायरमेंट हो गया, ट्राइबोलॉजी हो गई, ऐसे काफी नए नए थे। तो लोगों को पढ़ने में, इवन मैं अपनी बात करूं तो मुझे ऐसा लग रहा था मैं तैयार कहाँ से करूं, फर्स्ट रहता मटेरियल कहाँ से गेन करूं। तो उसके लिए सर सबसे पहले मटेरियल सब लोगों के पास एक, जैसा कि सर बोलते हैं कि एक गाइडेंस, प्रॉपर गाइडेंस होना जरूरी है, क्योंकि आप बिना कोच के है ना आप परफॉर्म करोगे नहीं करोगे ये आपको खुद नहीं पता रहता। सिक्योरिटी नहीं है उस चीज की। तो सबसे पहले मैंने है ना जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट थे वहां पे मैंने बात भी की कि मतलब एक प्रॉपर क्या होना चाहिए, जो फॉरेस्ट्री के लिए काफी कर रहे थे। सर से भी मैंने मार्गदर्शन लिया था कि फॉरेस्ट्री के लिए, वहीं सर मैंने निर्माण IAS से भी वहाँ के कुछ नोट्स थे वहां से भी कलेक्ट किए। वही इंदौर में जो कोचिंग चल रहे थे वहां पे भी मैंने अपने नोट्स सबसे पहले नोट्स मैंने ये कि मुझे ये यूनिट्स कवर करना। देन उसके बाद में अब बात आती है कि मैं पढ़ना कितना है, क्योंकि फॉरेस्ट्री अपने आप में एक सर BSc एग्रीकल्चर में एक स्ट्रीम है। तो सही बात है। हाँ, तो उसमें पढ़ना कैसे, तो मैंने सबसे पहले प्रीवियस ईयर्स के पेपर, जैसा कि सचिन जी ने बोला था और आशीष जी ने बोला था कि आपको PYQs पे काफी देखना पड़ेगा अगर आपको पेपर एनालाइज करना है कि एग्जैक्टली एग्जाम में पूछा क्या जाने वाला, डिमांड क्या है। तो मैंने PYQs उठाया। PYQ में मैं फॉरेस्ट्री के जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आते थे मैंने है ना एक जो भी मटेरियल था उसमें टिक कर लिया। मुझे सर ज्यादा मतलब मैं बहुत ज्यादा नहीं, टाइम नहीं था क्योंकि सिविल का भी था, तो फॉरेस्ट के लिए मैंने बहुत ज्यादा लिमिटेड ही सोर्स रखा अपना। जो PYQs को मैंने अपनी गीता मान लिया था सर, क्योंकि जहाँ लोग भटकाव कहाँ होता है जब आपको पता नहीं रहता कि आपके एग्जाम में आना क्या है। सही बात। तो वही मैंने PYQs के बारे में उनको सॉल्व भी किया और उनके बारे में प्रॉपर एक गाइडेंस, जहां मुझे डाउट आता था तो सर मैंने यूट्यूब गूगल पे भी सर्च किया। उसका बिल्कुल यूज करना चाहिए गूगल का, क्योंकि जितना आप है ना देश दुनिया से अवेयर हो सकते हो, मुझे नहीं लगता बिना उसके आप अवेयर हो भी सकते हो, क्योंकि आप एक लिमिटेड सराउंडिंग में रह रहे होते हो। तो वहां से जब मैंने PYQ सॉल्व किया, वो PYQ सॉल्व करने के बाद सर जब मेरा मेंस का एग्जाम था, सीरियसली कहीं ना कहीं सर बोलते हैं कि आप मतलब मैंने एक चीज सुनी है सर, बोलते नॉलेज इज द पावर। आप लाइफ में आप 9th 10th 12th में आप पढ़ते आ रहे, वो नॉलेज आपकी कहाँ काम आने वाली है वो आपको नहीं पता रहता। जब इंजीनियरिंग के लिए मैं तैयारी कर रहा था तो मैंने वहां पे PCM वगैरह काफी अच्छे से पढ़ा था, और जब मैं इसके बाद थ्रू आउट जर्नी हुआ तो मेरी वो हेल्प इस पेपर में इतनी हुई कि मैं अगर फॉरेस्ट मेंस का बोलूं तो मेरा PCM इतना शानदार था कि मेरे है ना 90% क्वेश्चन सही थे उसमें, जबकि मेरा फॉरेस्ट्री थोड़ा वीक था। अच्छे लेवल पे आया था। हाँ, और जबकि फॉरेस्ट्री की सर मैं बात करूं तो फॉरेस्ट्री में सर मेरे 40 क्वेश्चंस का सेगमेंट था, उसमें मेरे 31 क्वेश्चन करेक्ट थे। तो कहीं ना कहीं वो लिमिटेड सोर्स जो रहता है, आपका गूगल रहता है, आपके मटेरियल, सिलेक्टिव मटेरियल से वो आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए आपको है ना जो भी सिलेक्ट हुए बच्चे आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको बेहतर गाइड कर सकते हैं। आपकी जो कोचिंग एजुकेशन चल रही है आज अभी मुझे काफी अच्छा लग रहा है कि सर VS एजुकेशन ने काफी अच्छा इनिशिएटिव लिया है फॉरेस्ट्री के लिए, क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश में शायद अभी तक इतना डिसेंट्रलाइज नहीं हुआ है फॉरेस्ट्री को। सिविल का काफी स्कोप हर जगह मिल जाए, लेकिन फॉरेस्ट्री नहीं। तो ये मैंने परेशानी फेस की थी। तो आपको फर्स्ट PYQs पे फोकस करना है, दूसरा आपको है ना रेगुलर जो भी मटेरियल है उसको रिवीजन करना है, क्योंकि विदाउट रिवीजन आप बोलो कि आप एक्सपर्ट हो किसी सब्जेक्ट में, एक्सपर्टीज नहीं हासिल हो पाएगी, आपको मल्टीपल रिवीजन करना ही पड़ेगा। और तीसरा चीज जो मैं ऐड करना चाहूंगा सर, जैसा कि बोला था कि मैं इसी टॉपिक पे ज्यादा मतलब बात करना चाहूँ कि लाइफ और एजुकेशन के बीच में कैसे मैनेज करना है, क्योंकि वी ऑल आर ह्यूमन नॉट रोबोट। तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ पढ़ के ही आप सिलेक्शन ले सकते हो। आपके लाइफ में बहुत सारे हिंड्रेंस आते हैं टाइम टू टाइम, उनको कैसे मैनेज करना है। तो उसके बारे में सर जब मैं अपनी पढ़ाई के बाद कुछ साल में सब पुणे में रहा था, तो पुणे में मेरे जो सीनियर्स थे उनसे मैंने काफी अच्छा एक फॉर्मूला सीखा था, 6 मंथ गोल, कि जीवन में आपको जो भी नए बच्चे सुन रहे हैं इस पॉडकास्ट को, कि जीवन में 6 महीने चाहिए सफलता के लिए। आपको जीवन में अगर सफल होना है तो अपने जीवन के 6 मंथ आपको देने पड़ेंगे। बस शर्त ये है कि आप वो शुरू कब करते हैं। पर्सनल लाइफ मतलब अपन लोग थोड़ा पीछे रखते हैं। हाँ, चल भी रही है किसी टाइप की, उसको छोटे 6 महीने आप पूरा डेडिकेटेड एजुकेशन देना पड़ेगा आपको। और ये डिपेंड करता है, लोग सोचते हैं कि कब सफल होंगे। जैसे सपोज 2023 के कोई लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं
तो 6 मंथ हैं ऑलरेडी अभी सर, 6 से 7 महीने हैं जो 2023 वाले बच्चों के लिए। तो मैं यही बोलूंगा, अगर आप आज इनिशिएटिव लोगे तो वो 6 मंथ आपका अगले एग्जाम में काम आएगा, और आप अगले साल 6 मंथ दोगे तो वो अगले 6 महीने बाद कंसीडर होगा। तो मैं यही है कि सबसे पहले जो फर्स्ट मुझे बताया गया था कि अपना जो गोल है उस पर फोकस्ड होना है। जीवन में 4 तरीके के काम होते हैं एक व्यक्ति करता है। पहला, आपको अपने गोल के प्रति फोकस होना है, फुल डेडिकेशन रखना है कि उसमें अब ये नहीं है कि अब जब गोल, अब हर व्यक्ति है कि सर जैसे मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं बहुत ज्यादा पढ़ता नहीं था, मैं 6 से 7 घंटे की मेरी डेली की पढ़ाई थी, और साथ में उसके अलावा मेरी जो हॉबी थी कुकिंग और क्रिकेट सर, उस पर मैं प्रॉपर काम करता था। कुकिंग तो मैं सर पिछले है ना 10 साल से कर रहा हूँ सर। हाँ, तो मुझे इसमें वो डेली मुझे बहुत अच्छा लगता है सर। ये डिस्ट्रैक्शन को भी रोकता है। आपकी जो हॉबीज होती है ना, एक इन जनरल अगर आपकी पास हॉबी नहीं है ना तो आप सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि आप डिस्ट्रैक्ट हुए, आपने हॉबी पे काम कर लिया तो फिर दोबारा आप अपने लक्ष्य पे आ जाते हैं। जी सर, कभी स्ट्रेस जो भी, जब कभी कभी स्ट्रेस आता था तो मैं काफी, अब मैं सर क्या करता था, संडे को अपने दोस्तों को बुला लेता था, आओ खा के जाओ। तो मेरे साथ में ना संडे एक संडे फॉर्मूला मैंने बना लिया था, तो वहां पे मैं खुद भी स्ट्रेस फ्री हो जाता था, साथ में जो दोस्त, जैसा कि सर जैसे बिगिनिंग में बात चली थी, काफी एक नेगेटिव एनवायरनमेंट रहता है, बच्चों को अभी काफी समय से एग्जाम्स नहीं हुए, रिजल्ट पेंडिंग है, तो वो भी तनाव में रहते, तो कहीं ना कहीं तनाव फ्री हो जाते हैं इससे। पहला काम सर फोकस, 6 से 7 घंटे, ये मैं बताऊं सब बच्चों का अपना अलग अलग रहता है, लेकिन मिनिमम आपको 6 to 7 आवर्स पढ़ना ही है, उसमें आप कोई भी समझौता नहीं कर सकते। दूसरा सर कि जो इम्पोर्टेंट काम है, फर्स्ट हो गया, दूसरे के बाद आता है कि ऐसा नहीं कि आप सिर्फ पढ़ाई ही कर रहे हैं, जैसा कि मैंने बोला कि रोबोट नहीं बन के रह जाना है, हमें देश दुनिया से भी जुड़ना है, क्योंकि अल्टीमेटली आप जो सर्विस में जा रहे हो वो एक पब्लिक डीलिंग वाली सर्विस है, तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। तो आपको है ना यूट्यूब, गूगल, इससे भी टच में रहना है। जब आप 6 से 7 घंटे अपना प्रॉपर एक फोकस पे पढ़ाई कर ले तो आपके पास इतना समय बचता है कि अपने सोशल मीडिया का यूज कर सकते हो। सर तीसरा चीज है सर पेरेंट्स और दोस्त। लाइफ में जैसा सचिन जी ने बोला था कि लाइफ में दोस्त होना बहुत जरूरी है सर, ये मैं पर्सनली भी फील करता हूँ, क्योंकि दोस्त आपको मोटिवेट भी करते हैं और आपको चैलेंज भी देते हैं हर टाइम पे, जैसे कि मुझे दिया गया था। मतलब मैं आज मेरे वो दोस्त काफी अच्छे दोस्त है सर, लेकिन उन्होंने मुझे एक चैलेंज दिया था और मैं इस एग्जाम को क्रैक भी कर गया मैं। तो कहीं ना कहीं दोस्त होने चाहिए आपके अच्छे, क्योंकि दोस्तों से आप सीखते हो सर, जितना बुक से सीखते हैं, बुक हमारी साथी होती है सर, आज की डेट में सर दोस्त भी सर काफी सिखाते हैं सर। और संतुलन होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, मतलब सीधी सी बात है, जिंदगी में जो भी करें और दोस्त भी वही चयनित करें जो आपके साथ उसी लक्ष्य पे आगे बढ़ रहे हैं, लक्ष्य पे आपके केंद्रित तो आपके साथ में चल रहे हैं। तीसरा सर, जब आप ये चीजें सब कर लेते हो सर, आपने अपना गोल सेट किया उस पर टाइम दे दिया, आपने पेरेंट्स को भी टाइम दे दिया सर, वहां भी ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में एक इनबैलेंस नहीं है, आपने यूट्यूब सोशल मीडिया पे काम कर लिया। अब बात आती है सर, जब आप इतना काम कर लेते हो, जो मैंने बोला कि 6 महीने आपको देने, कोई सिविल सर्विस से कोई शॉर्ट टर्म कोई प्रोग्राम नहीं है, इसके लिए एक निरंतर मेहनत करनी पड़ती है एक्चुअली में। हाँ, तो जो मैंने 6 मंथ अपना टारगेट बनाया था, जो मैंने सीखा भी था सर। तो चौथा रहता है, जब आप इन सब चीजों को टाइम दे लेते हो तो सर मैं मजाक में बोलना चाहूँ, आप मूवी के लिए भी टाइम दे पाओगे। तो कहीं ना कहीं मूवी भी हमको सिखाती है सर। आपको बोल रहा हूँ, डिस्ट्रैक्शन रोकने के लिए हॉबी और एंटरटेनमेंट होना जरूरी है। आप सबसे पहले अपने इम्पोर्टेंट काम को आपको आइडेंटिफाई करना है, मुझे करना क्या है। जब उन सबको कर लोगे तो आप अपना इंजॉयमेंट भी कर सकोगे, एंटरटेन भी कर सकोगे। तो ये चीजें थी। और सर मैं लास्ट में सर यही बोलूंगा कि 6 मंथ इज की टू सक्सेस। अगर आप ये चीज करते हो तो डेफिनेटली सक्सेस होगा। और यहाँ जितने भी सर लोग बैठे हुए हैं, इवन 2-2 महीने पहले हम लोग जानते थे, कोई को अभी इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि होगा नहीं होगा, लेकिन सब लोगों की कहीं ना कहीं जो भी उनकी जर्नी रही है, जर्नी में एक चीज कॉमन है कि सबने 6 से 7 महीने काफी मेहनत की है सर। आप लोगों के साथ एक जो चीज विशेष देखता हूँ, स्टूडेंट्स बन के रहे, जो स्टूडेंट्स का काम है वो करिए, और जो देश दुनिया में चल रहा है वो अपना काम कर रहे हैं। आप अपने हिसाब से, जैसे आपने बोला यूट्यूब का यूज कर रहे हैं, गूगल, तो आप अपनी वही चीजें निकालें जो आपके स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है। तो चर्चाओं के लिए तो खैर फुर्सत काटने के लिए बहुत सारे चीजें। चलिए कुलदीप जी,
बहुत बढ़िया, आपने काफी लंबे समय में इसका डिस्कस किया। सौरभ दुबे जी के पास आएंगे और आगे फिर आपके लिए एक नए क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि हम लोगों ने जो क्वेश्चन आंसर ऐसा रखा है बहुत यूनिक टाइप पे रखा है कि ताकि बार बार आप लोग की बोर ना हो, एक टाइप क्वेश्चन पूछते हैं। चलिए सौरभ दुबे जी, वही जो अपने सचिन जी ने बोला था उसको थोड़ा आपको एक्सप्लेन करना है कि जो आपका एटमॉस्फेयर होता है तैयारी के दौरान, आप देखते हो ना, आप जहाँ तैयारी कर रहे हो, जैसे आप इंदौर या जबलपुर या भोपाल जहाँ भी कर रहे हो, वहां पर जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें विभिन्न टाइप के लोग होते हैं। कुछ जॉब वाले भी रहते हैं, कुछ छोटे बच्चे भी रहते हैं, और बाकी पे आवारा तत्वों की कोई कमी है। तो उसको कैसे मैनेज करें। दूसरा, एक फ्रेंड्स का सभी लोगों के बीच में रहा है कि अच्छे फ्रेंड्स का चयन होना बहुत जरूरी है, तो इस पर भी आप एक अपनी राय जरूर रखें। और फिर आप भी सेल्फ स्टडी वाले हो, लेकिन सेल्फ स्टडी में फिर मैं वही बोल रहा हूँ कि सेल्फ स्टडी में भी आपका चुनाव बहुत संभल के होना चाहिए, नहीं तो वो पंचवर्षीय योजना बन सकता है। अगर आप चाहते हैं 1-2 वर्ष में चाहते हैं तो बहुत स्ट्रेट है, वो बहुत गाइडेड कोई आपके पास हो, गाइड करने वाला कोई, आप इस पे आगे बढ़े। बाकी सौरभ दुबे जी अपने अनुभव आपके सामने रखेंगे। सौरभ जी सर, जैसे कि सर मैं 2020 में पास आउट हुआ, तो उसके बाद यही था कि जॉब करना है, और चूंकि मेरे मामा जी मेरे मोटिवेशन है, तो उन्होंने बोला कि सिविल सर्विस में आपको जाना है। तो मैंने दिसंबर 2020 में यहाँ आ गया था इंदौर में। तो वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट आपने 2020 में ही शुरू किया? जी सर, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट 2020 का था। तो चूंकि मैं तैयारी तो सिविल की कर रहा था सर, तो सिविल की तैयारी कर रहा था, मेरे साथ मेरा एक दोस्त आया था कॉलेज का, सत्यवान नाम है, तो जो कि मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, कहीं ना कहीं मेरे भाई जैसा है। तो उसको मेरा बहुत भरोसा था, तो मैं तैयारी कर रहा, वो भी साथ में तैयारी कर रहा, वो क्या तेरा जरूर निकलेगा, और सब चीजें हो सकती, मेरा चाहे अगले अटेम्प्ट में देना पड़े, तुम्हारा जरूर हो जाएगा। बहुत कम होता है, क्योंकि कॉम्पिटिशन सब में होता है। हाँ, अगर ऐसा दोस्त मिल जाए जो कह दे नहीं भाई मेरी जगह तू सीट ले ले, बहुत बड़ी बात है। तो मतलब उसका बहुत बड़ा रोल रहा है मेरी लाइफ में कहीं ना कहीं। तो हम दोनों साथ में तैयारी करते रहे, यही हुआ। प्लेसमेंट भी हुआ था कॉलेज टाइम पे, इसकी ज्वाइनिंग मेरी मार्च में करनी थी, और उस समय फिल्म्स अपना 12 अप्रैल को होना था। मेरी ज्वाइनिंग से पहले ही मतलब एग्जाम कैंसिल कर दिया गया फिल्म्स का उस समय 2020 वाला। एक तो ज्वाइनिंग तो निकल ही गई, तो प्लेसमेंट हुआ था और एग्जाम भी देने को नहीं मिल रहा था। फिर उस समय एक भैया मेरे साथ में आए, तो वो भी चूंकि 2019 का इंटरव्यू दे रहे थे, और उसमें लॉकडाउन स्टार्ट हो गया, तो सब लोग यहाँ से चले गए। तो उस समय उन्होंने मेरी अंदाज भैया, उन्होंने मेरी बहुत सारी हेल्प की। उन्होंने अपने साथ रखा मेरे को, मेरे साथ रूम शिफ्ट करवाया, अपने पास में थोड़ी दूर रहते थे वहां ले गए, और बड़ी खाना बनाते थे, मेरे को खाना खिलाना, पूरे एक बड़े भाई तरह उन्होंने। हाँ, इस मामले में सच बोलना चाहूंगा, मैं बहुत लकी हूँ, मेरे अच्छे दोस्त मेरे हमेशा मेरे साथ रहे हैं। मतलब यहाँ तक बोलना चाहूंगा, जैसे मैं कॉलेज से पास आउट होकर निकला तो एक सीनियर सर थे अच्छे वैसांदर, तो उन्होंने इवन मेरे से यहाँ तक बोल दिया था, एक दिन ऐसे ही थोड़ा परेशान था, तो उन्होंने बोला सर यार नहीं हो रहा, बहुत टाइम लगेगा इसमें, तो मतलब थोड़ा हो जाता है बीच में कभी कभी कि नहीं बहुत मुश्किल लग रहा है। तो उन्होंने तो चिंता मत कर, तू तैयारी कर जब तक कर रहा है, और घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं तब तक तुम अच्छे से तैयारी करो, उसके बाद मैं तुम्हारा सपोर्ट करूंगा। क्योंकि जॉब कर रहे थे इन्फोसिस में, उनको उसके बाद मैं सपोर्ट करूंगा। लेकिन उसके बाद भी इवन तुम्हारा नहीं होता है तो मैं तुम्हें कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट करूंगा, आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर दें, पर आप इवन तैयारी करो अपने दिल से, एकदम टेंशन फ्री होकर छोड़ दो। तो जब ऐसे दोस्त साथ में आते हैं तो कहीं ना कहीं लगता है कि अब जरूर हो जाएगा, कहीं ना कहीं दोस्तों को बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है। फिर धीरे धीरे तैयारी स्टार्ट कर, एटमॉस्फेयर जैसे एक और आपने। जी सर, तो तैयारी स्टार्ट कर दी, यहाँ इंदौर आ गया। तो सर यहाँ पे एटमॉस्फेयर में सबसे पहले मैंने अपने दोस्तों को ही देखा जो कि इसी फील्ड में तैयारी कर रहे थे। एटमॉस्फेयर में हमने उन्हीं को सिलेक्ट किया जो हमारी इसी फील्ड में तैयारी कर रहे, कहीं ना कहीं इंटरव्यू या मेंस वो लिख चुके थे। 2019 इंटरव्यू की मतलब उसमें आ गया, तो 2019 इंटरव्यू उनका कॉल था कहीं ना कहीं, तो वो सब मेरे गाइडेंस में रहे। उन्होंने दोस्तों ने सीधा बोल दिया, तो मैंने बोला उनसे कंसल्ट किया कि कोचिंग करना चाहिए, तो बोलते कोचिंग की क्या जरूरत है, हम लोग तुम्हारी गाइडेंस कर रहे हैं, मेरे नोट्स रखे ले जाओ पढ़ो, और कुछ चाहिए तो मेरे पास आ जाओ। तो सबसे अच्छा उनका यही रहा कि उन्होंने पूरा एकदम सपोर्ट किया। उन्होंने कभी नहीं ऐसा नहीं कि कुछ छुपाना कि हम ज्यादा पढ़ लेंगे हम इस तरह आगे निकल जाए, ऐसा नहीं। उन्हें कुछ पूछना तो मेरे पास कभी भी कॉल कर दो, मेरे से आओ, मेरे से पढ़ लो आप पर्सनल बैठ के। तो इस तरह उन्होंने मेरे बहुत सारा सपोर्ट किया। और इवन जब तैयारी चलती रही, 2020 का मतलब प्रीलिम्स हो गया, जुलाई में जाके हुआ था, तो इवन मेरे को जब एग्जाम देके आया वही घर से कॉल आया। मैंने कहा 2020 का थोड़ा सा अच्छा प्रीलिम्स आया था, तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा मेरा तो नहीं होना, घर से कॉल आया, मैंने कहा मेरा नहीं होना, मतलब कि थोड़ा अच्छा नहीं गया पेपर। क्योंकि 2020 जब प्रीलिम्स थी तब तक मेरे को यही भी आइडिया नहीं था कि जो फॉरेस्ट का एग्जाम होता है उसमें दोनों पेपर के मार्क्स एडअप होके आते हैं सामने। क्योंकि मैं बस यही था, मैंने सिविल का क्वालिफाई होना कंपलसरी है, उसका फॉरेस्ट का देखा, मतलब सेकंड पेपर के मार्क्स देखे जाएंगे। तो मेरे को बाद में पता चला दोस्तों फिर नहीं ऐसा होता है कि दोनों पेपरों के मार्क्स सीसेट के और प्रीलिम्स के मार्क्स ऐड होंगे, उसके बाद आपकी रैंक डिसाइड होगी कि आप मतलब फॉरेस्ट के लिए क्वालिफाइड हो या नहीं।
तो सितंबर में मैंने पता पड़ा, तो फिर मैंने सर्च किया, अपने पेपर ढूंढा फॉरेस्ट वाला, दूसरा पेपर सीसेट का, उससे मार्क्स सर्च किए, तो मैंने देखा हाँ ठीक है। तो क्योंकि मैं बाउंड्री से क्वालिफाई किया था प्रीलिम्स को, पर मैं वो लास्ट मोमेंट का भरोसा नहीं था। मेरे दोस्त कहता रहा था हाँ हो जाएगा, तेरा पक्का चाहे यही से लिस्ट क्यों ना जाए, तेरा जरूर होगा लिस्ट। और हुआ भी, इवन टाइम जब रिजल्ट आया प्रीलिम्स का, हुआ भी जहां से लिस्ट स्टार्ट हुई वहीं मैं बाउंड्री लिस्ट में खड़ा हुआ था। ये भी बहुत तो वहां से जब जैसे ही मेरा एग्जाम क्वालिफाइड होता है, तो चूंकि एक मेरा दोस्त था वो पहले से तैयारी कर रहा था, तो उसने अपने पूरे नोट्स एंड अदर स्टडी मटेरियल था और जो सोर्सेस उसने यूट्यूब से पढ़ रहा था, उसने पूरे मेरे को सजेस्ट किए। और इवन मेरे साथ टेस्ट सीरीज में मतलब बताना है यहाँ से आप टेस्ट सीरीज दो एंड अदर टाइप की गाइडेंस उसने मेरे पूरी प्रोवाइड की। धीरे धीरे मैं तैयारी करता रहा और लास्ट मोमेंट में यही रहता थोड़ा सा, मतलब जब लास्ट मोमेंट आ गया 2022 का, क्योंकि उस समय एग्जाम देने का टाइम था, 1 मंथ बचा हुआ था, थोड़ा डिमोटिवेशन होना कि मेरी तैयारी औरों के सापेक्ष कितनी चल रही है। तो एक दोस्त आता है रजत पाटीदार, वो भी चूंकि उसने इंटरव्यू कॉल हुआ था, अनफॉर्चुनेटली उसके मतलब मेंस में मतलब कहीं इंटरव्यू मार्क्स अच्छे नहीं रहे मेंस से, तो उसका रिजल्ट तो नहीं आया है, तो उस वजह से उसका रुक गया। मतलब इंटरव्यू कॉल उसका था, तो वो मेरे लाइफ में आया। तो उस समय उसने मतलब अपने पूरे सोर्सेस यहाँ से पढ़ो, ये ऑब्जेक्ट लो, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव, मतलब उसने ऑब्जेक्टिव मेरे इतने लगाए, वही मैंने ये ऑब्जेक्ट ला तो ये वाले लगा लो, ये वाली टेस्ट सीरीज और लगा लो। वो खुद बैठ रहा है हाँ भाई इस तरीके से पढ़ लो, आप मतलब बायोलॉजी इस तरीके से पढ़ लो। उसने मतलब बहुत सारे सोर्सों मेरा सपोर्ट किया और इस तरह ये जर्नी चलती रही। लास्ट में आके मतलब मैं आप लोगों के सामने हूँ। तो अंत में यही कहना चाहूंगा, जैसे कि हम सभी लोग, हम में से और सभी लोग मतलब सिलेक्ट हुए हैं और भी हमारे दोस्त सिलेक्ट होते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं हम अक्सर यहाँ देखते हैं यहाँ पे बहुत सारा स्ट्रगल है और लोग बहुत समय से स्ट्रगल कर रहे हैं। तो चूंकि कहीं ना कहीं डिमोटिवेशन उनमें भी आता है, तो चूंकि हम लोग सिलेक्ट हो चुके हैं, तो हमें अपने ऐसे फ्रेंड्स का जो अभी कहीं ना कहीं इस जर्नी में है और स्ट्रगल कर रहे हैं, तो अपने सिलेक्शन का उनका सपोर्ट करना चाहिए। चाहे वो सपोर्ट किसी भी तरीके क्यों ना हो, चाहे फाइनेंशियल सपोर्ट हो, चाहे इकोनॉमिकल सपोर्ट हो, हमें हर प्रकार से उनका सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने हमको अब सक्षम बना दिया है और हम इस फील्ड में आगे आ गए हैं। तो हमें अपने फ्रेंड्स का एंड अपनी फैमिली के सबको सपोर्ट करना चाहिए। चलिए, सौरभ दुबे जी के सेशन से जो हमें एक प्रेरणा मिली है, तो ऐसे दोस्त भगवान सभी को दे, मेरा कहने का मतलब है। क्योंकि कंपटीशन के माहौल में जनरली लोग अपना कंटेंट छुपाते हैं, अपनी सभी चीजें ऐसी बचा के रखते हैं कि लोगों को पता न लग पाए। हालांकि आप मेरी जिंदगी में इससे पहले IPS सर थे, हमने सर ने लाइन बोली थी जो आज आपने बोला है ना, उनका भी ऐसी सोच थी। वो कहते थे मैं अपनी तैयारी के दौरान अपने कंटेंट छुपाता ही नहीं था, सबको बांट देता था। तो वो ये बोल रहे जब आप एक अच्छे लोक सेवक बनते हो, मैं आपको उनका कोड बता रहा हूँ, मैं मिला था IPS सर से, 8 बैच के हैं। उन्होंने बताया था कि जो मेरी वो आदत पहले थी ना, आज भी वही है। तो कहते अच्छे लोग, प्रशासक वो लोग होते हैं जो अपनी चीजों को छुपाते नहीं है, मतलब उनको चोरी करने की आदत ही नहीं है, वो हर चीज को पहले ही ओपन कर देते हैं। तो अगर क्या होता है ना, ये भी आपका जो है सभी को हो सकता है एक नई प्रेरणा मिले। हालांकि मैं इस पूरे आपके सेशन को पहले सुन चुका था और आप दूसरे पर्सन मिले हो या आपकी विचारधारा उनसे, मैंने बोला ना सबकी जर्नी अलग अलग है। वो कई बार मैं तो क्या लगातार सेशन करता रहा हूँ कई सालों से, तो मुझे क्या है लगातार मिलता है, लेकिन ये ऐसे दोस्त सभी को दें जो है, क्योंकि अगर आपको सेल्फ स्टडी में कोई इतनी मदद कर रहा हूँ और 2020 से तैयारी शुरू करने के बाद इतनी जल्दी आप सफलता पा रहे, तो निश्चित है दोस्तों परिवार का इसमें बहुत बड़ा सहयोग रहा है ना। चलिए अब दुर्गेश जी के पास अपन चलते हैं। और आप लोग देख रहे हो कि लगातार हम लोगों के सेशन में एक जो डाइवर्सिफाई हम लोग कर रहे थे सेशन, सभी के क्वेश्चन अलग अलग हैं, तो बेहतरीन सेशन चल रहा है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आप लोगों को विभिन्न अनुभव एक मंच पे ही मिल पा रहे हैं। तो दुर्गेश जी, तो दुर्गेश पांडे जी हमारे साथ में हैं। और वैसे दुर्गेश जी की पर्सनालिटी बड़ी जबरदस्त है, जो रेंजर में होनी चाहिए। हालांकि योग्यता का पर्सनालिटी से रोल नहीं रहता, लेकिन वर्दी वाली पोस्टों में जनरली जरूरत पड़ती है कि भाई जो क्रिमिनल्स होता है तो उनको पहले ही से डर होना चाहिए कि हमारे साहब आ रहे हैं। दुर्गेश जी से आप बोलेंगे, क्योंकि दुर्गेश जी बस पर्सनालिटी वाइज नहीं है, मेंटली बड़े मजबूत हैं, क्योंकि उन्होंने 4-5 एग्जाम्स को एक बड़ा संतुलन के साथ में करते हुए अपना एक फाइनल एक जो होता है ना कि स्थायित्व पा लिया। अब उसके ऊपर देखिए, अगर आपकी नींव बन गई है, अब आप बड़े आराम से अपने और एग्जाम्स को लेकर फोकस हो सकते हैं। तो दुर्गेश जी, लगातार मिलती है सफलताओं के बीच में, जी जी सर, कैसे आपने मैनेज किया? क्योंकि आपने देखते हैं डिप्रेशन बहुत आता है। बिल्कुल सर, बहुत, तो ये आम है ये क्वेश्चन, मतलब ये आप, मुझे लग रहा है कि इसमें 99% तो पीड़ित होंगे,
सौरभ दुबे जी रहते हैं, बड़े किस्मत वाले कम लोग होते हैं कि बहुत जल्दी सफलता पा लेते हैं, क्योंकि ऐसे दोस्त या ऐसा उनको माहौल मिल गया है। तो दुर्गेश जी अपने विचार व्यक्त कीजिए। सर पहले सर मैं अपना परिचय देना चाहूंगा। दुर्गेश पांडे नाम है मेरा, पन्ना जिले के पवई तहसील का निवासी सर। मेरी स्कूलिंग वहीं से हुई थी सर, और मेरा पहले से ही टारगेट था कि मुझे स्टेट सर्विस में जाना है। तो इस दौरान जब मेरा स्कूलिंग हुई 12th हुई, तो मैंने डिसाइड किया कि इंदौर में एक ऐसा शहर है जहाँ पीएससी का हेडक्वार्टर भी है, और हमें एक ऐसा माहौल मिल पाएगा कि हम पीएससी के लिए एलिजिबल हो पाएंगे उसकी तैयारी के लिए। तो मैंने डिसाइड किया, घर वालों ने भी मुझे अनुमति दी इंदौर जाने के लिए। यहाँ मेरा अलॉटमेंट लेटर आया, होलकर कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन की सर। मेरा पहले से लक्ष्य था कि मुझे स्टेट सर्विस में जाना है, तो मैं कॉलेज के टाइमिंग के साथ जो टाइम बचता था वो अपनी तैयारी में देता था। लेकिन हुआ ये कि कॉलेज का टाइम ऐसा हो गया था कि उसमें क्या था कि लाइब्रेरी भी थी और साथ में लैब वगैरह भी थी, तो लैब अटेंड करना, क्लासेस अटेंड करना, इस बीच वो टाइम नहीं हो पाता था और मेरा पूरा दिन चला जाता था सर। तो जो टाइम देना चाहिए स्टेट सर्विस की तैयारी के लिए, मैं पूरा टाइम नहीं दे पाता था। लेकिन ये हुआ कि जैसे ही मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, तो मैं सोच रहा था कि धीरे धीरे टाइम देता हूँ, एक टाइम पे मेरी तैयारी पूरी हो जाएगी। हुआ ये कि 2000 जैसे ही मेरा ग्रेजुएशन हुआ, तो मेरे पिताजी का रिटायरमेंट हो गया। तो कंडीशन ऐसी हो गई कि मुझे अब जॉब रिक्वायरमेंट की आवश्यकता पड़ी। ये एक परिस्थिति नहीं थी उस टाइम पे हम पढ़ पाते थे, लेकिन उस टाइम मुझे एक जॉब रिक्वायरमेंट थी। घर से ही प्रेशर, घर से उतना प्रेशर तो नहीं था, लेकिन समाज से ज्यादा प्रेशर था कि हम घर की परिस्थितियों को देखते हैं कि घर में क्या चल रहा है। तो मुझे खुद से लगता था कि मुझे कोई जॉब में जाना चाहिए, अब पीएससी का रास्ता थोड़ा कुछ समय के लिए स्थगित कर देना चाहिए। तो मैंने इस दौरान, चूंकि मेरी एज भी नहीं हुई थी इस टाइम पे, 2018 का पहला प्रीलिम्स था जो मैंने देखा था, लेकिन मेरी एज जो कि 21 साल चाहिए होती है सर पीएससी के लिए, तो मैं एज क्वालिफाइड कर पाया था उस टाइम पे जो पीएससी की रिक्वायरमेंट होती है सर। 19 में मेरा पहला प्रीलिम्स था। तैयारी वैसी तो थी नहीं, क्योंकि अदर एग्जाम भी मैं लग गया था, व्यापम की जैसी कांस्टेबल होती है, जेल प्रहरी होती है, क्योंकि जॉब रिक्वायरमेंट थी। तो उस टाइम कसमकस चल रहा था कि पीएससी भी करना है, अदर जॉब रिक्वायरमेंट भी है। तो जब मैंने जेल प्रहरी की तैयारी की थी सर उस टाइम पे, तो मैं जेल प्रहरी को ऐसा पढ़ता था कि जो पीएससी सिलेबस मैच करता है उस हिसाब से मैं इसको, जैसे मान लो जियोग्राफी स्टार्ट की मैंने, तो मैं ये नहीं कि कांस्टेबल या जेल प्रहरी के हिसाब से ही पढ़ रहा हूँ उसको, मैं उसका पूरा सेगमेंट लेके चलता था। अगर मान लो जेड धाराएं पढ़ रहा हूँ, तो पूरी जेड धारा को क्या है, रोल होता है, पूरा डिटेल से पढ़ता था सर मैं। तो इस टाइप से मैं अपने लक्ष्य को साथ में लेके चलता था। जेल प्रहरी में मेरा सिलेक्शन भी हुआ था सर, मेरे काफी मार्क्स अच्छे थे, जो मुझे लग रहा था उस टाइम पे जो कट ऑफ चल रहा था यूट्यूब में कि 78 के अप्रोक्सीमेट कट ऑफ जाएगा सर। मेरा कट ऑफ, मेरा फिजिकल हुआ, मैंने फिजिकल भी क्वालिफाई किया सर। और जो उसकी कंडीशन होती है 250 में फिजिकल क्वालिफाई करना होता है, मैंने 235 से ही फिजिकल क्वालिफाई कर लिया था। उसके बाद मुझे लगा कि अब ये है कि मुझे इसमें जॉब मिल जाएगी। मैंने अपने घर वालों को भी आश्वासित किया कि काफी अच्छे चांसेस हैं, इसके बाद मैं अपनी पीएससी की तैयारी कंटिन्यू कर पाऊंगा। लेकिन हुआ ये कि मैं 0.2 मार्क्स से कट ऑफ से बाहर हो गया सर। उस टाइम पे मुझे बहुत खराब लगा, मुझे लगा कि अब मैं मतलब एक जेल प्रहरी भी नहीं निकाल पा रहा हूँ, और इतनी अच्छी मेहनत करने के बाद ये सपना भी जा रहा है, पीएससी भी साइड से जा रही है, और मैंने अपना फील्ड भी चेंज कर दिया, तो ये भी साइड में गया। हुआ ये कि अगली बार 2020 का पीएससी प्रीलिम्स था, जो 19 पे था, वो मेरा एक क्वेश्चन से रह गया था। तो उस टाइम भी मुझे असफलता लगी कि प्रीलिम्स भी निकला, यहाँ जेल प्रहरी का क्वालिफाई 0.2 की मार्क्स की वजह से बाहर हो गया था। हताश हुआ, मम्मी भी परेशान थी, क्योंकि कोई भी माता पिता अपने बालक को दुखी होना नहीं देखना चाहते हैं। तो मैंने जो अपनी असफलताओं का जो वो होता है ना कि घूट पी जाना, उस टाइप से था कि दिल पर पत्थर रख के कि चलो आगे प्रयास करते हैं, कुछ आगे भी ट्राई करते हैं। क्योंकि बहुत ये असफलता सर मुझे बहुत नजदीक से लगी हुई थी। जब असफलता बहुत नजदीक से लगती है तो चोट गहरी होती है। मैंने कहा ठीक है, ये पोस्ट मेरे लिए नहीं थी, मैंने आगे प्रिपरेशन की, और 2020 में भी मैंने प्रीलिम्स दिया सर। उसमें भी अब चूंकि 17 क्वेश्चन सीसेट क्रेडिट होना, और पीएससी में 20 में एकदम से पैटर्न चेंज कर देना जीएस का भी, वहां भी मैं कट ऑफ में को लेकर असमंजस में था कि होगा कि नहीं होगा। तैयारी भी मेरी इस डॉलम रोल में चल रही थी, पीएससी की भी। मैंने टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन की थी, मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मेरी कंप्लीट हो गई थी सर उस टाइम पे 20 में। तो अब ये था कि प्रीलिम्स तो निकल जाए, तो क्योंकि प्रीलिम्स एक बैरियर है मेंस लिखने के लिए, तो क्या किया जाए, प्रीलिम्स नहीं निकल रहा। अब प्रीलिम्स में मुझे उस टाइम पे पता चला कि स्टेट फॉरेस्ट सर्विस भी, मेरा इंटेंशन नहीं था स्टेट फॉरेस्ट सर्विस में जाने का सर, लेकिन अब मेरे पास ऑप्शन भी यही था, क्योंकि एक जॉब रिक्वायरमेंट साथ में चल रही है और एक साइड आपका पीएससी का सपना चल रहा है साथ में सर। तो हमने कहा चलो पीएससी का जो स्टेट सर्विस वाला होता है सीसेट, उसको भी काउंट करके देखते हैं, शायद फॉरेस्ट सर्विस का प्लेयर्स निकल रहा हो। मैंने देखा वो मेरे दोनों नंबर काउंट हो गए, जीएस के प्लस सीसेट के, काफी अच्छे मार्क्स हो रहे थे। तो एक और आशा जाएगी कि चलो स्टेट सर्विस में अपन एलिजिबल हो रहे हैं। डेली में यूट्यूब में कट ऑफ दिखता है स्टेट सर्विस के, जितने भी, एक भोपाल एकेडमी है, अपने यहाँ की वेदांत एकेडमी थी, यहाँ से मैंने कट ऑफ देखना स्टार्ट किया। थोड़ा इसमें खुशी हुई, चलो हो सकता है। इस दौरान मैंने कई रेंजरों से भी बात की,
क्योंकि अब जिस फॉरेस्ट सर्विस में जाना चाहते हैं उसके लिए आपका पूरा एक खाका तैयार होना चाहिए कि इसमें होता क्या है, करते क्या है, सिलेबस क्या है। सिलेबस भी गनीमत से पहली बार चेंज हुआ था 20 में ही, तो मैं उस टाइम पे तैयारी करता रहा। मैंने कहा रिजल्ट नहीं आता तब तक अपनी स्थिति क्लियर नहीं होगी। 15 जनवरी 2021 या 2022 को ही रिजल्ट आया था प्रीलिम्स का। उस टाइम मेरा हुआ कि मेरा प्रीलिम्स निकल गया है, और मेरे पास टाइम कम था क्योंकि उस टाइम पे पीएससी ने डिसाइड कर रखा था कि हम 24 अप्रैल को पेपर लेंगे स्टेट फॉर सर्विस मेंस का। दोनों एक साथ आ गए थे करीब 1 महीने के जी 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 सर। तो उस टाइम भी ये था कि अब तैयारी इतनी कम समय में कैसे कर पाए। तो एक होता है कि सर मंजिल में आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना ठान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, जो ठान लिया तो ठान लिया। मैंने ठान लिया था सर कि ये निकालना है, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन भी यही था और एक अपॉर्चुनिटी भी यही थी मेरे लिए कि स्टेट सर्विस का जो मेरा सपना था पहुंचने का, ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मेरी थी। साथ में ये था कि सर इस टाइम पे कांस्टेबल का पेपर हुआ था। मैंने उस टाइम पे, क्योंकि जॉब रिक्वायरमेंट तो अभी भी कंटिन्यू बनी हुई है, मेरे घर की परिस्थिति और मेरी परिस्थिति भी चेंज नहीं हुई है सर, क्योंकि सफलता भी हाथ में लगी नहीं है। तो मैंने कांस्टेबल का फॉर्म भी भरा, मैंने कांस्टेबल का पेपर दिया, उसमें 84 मार्क्स थे सर मेरे। उसके बाद ये हुआ था कि सर 24 जुलाई के फॉरेस्ट मेंस का पेपर होना था, और ये मेरा फिजिकल था सर 13 जून को सागर में। साथ में सर एनटीपीसी का मैंने प्रीलिम्स क्वालिफाई करके, उसके 2 लेवल होते हैं सर, एक प्रीलिम्स होता है तो उसका मेंस भी होता है। तो एनटीपीसी का मैंने प्रीलिम्स क्वालिफाई करके मेंस देने जा रहा था। तो 15, 17, 18, 19 के नागपुर में मेरा मेंस था एनटीपीसी का, और 21 जून को अपना प्रीलिम्स था 2021 का। ये सब चीजें साथ में चल रही थी सर। मेरा फिजिकल 13 जून को, 15, 16, 17 जून को मेरा मेंस एनटीपीसी का, और साथ में 21 जून को प्रीलिम्स। इसके अलावा 24 जुलाई को मेरा फॉरेस्ट मेंस सर। ये सब चीजें साथ में चल रही थी, बहुत असमंजस था। जॉब रिक्वायरमेंट हाई लेवल पे थी कि चाहिए ही चाहिए। इन चीजों को मिलाना, 4 घंटे ग्राउंड में देना, क्योंकि फिजिकल ऐसे निकलता नहीं है कांस्टेबल का सर, क्योंकि आप कभी भी कितने भी महारत हासिल की हो किसी भी चीज में, लेकिन आपको उसके लिए प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट जरूरी होती है। तो ग्राउंड पे भी टाइम देना, एनटीपीसी की मेंस के भी टाइम देना, फॉरेस्ट सर्विस को भी देखना, क्योंकि नया सिलेबस है पूरा। इन सब चीजों की भी मैंने एक चीज अच्छी थी मेरी कि मैंने इसमें से एक चीज चुन ली थी कि कहीं ना कहीं इन चीजों में जो अच्छी चीज है फॉरेस्ट रेंजर है, या फॉरेस्ट सर्विस में जाना मेरे लिए काफी अच्छा होगा, और ये मेरी आगे की पढ़ाई के लिए या मेरे आगे के जो लक्ष्य हैं उनके लिए काफी हेल्पफुल होगा। और हुआ भी यही सर कि मैंने ये भी ठाना था साथ में कि मेंस में इतने अच्छे मार्क्स लाना है कि इंटरव्यू का कोई प्रभाव नहीं पड़े। और ईश्वर की कृपा थी सर कि मेंस में अच्छे मार्क्स थे, जो इंटरव्यू को उतना इंटरव्यू प्रभावित नहीं किया मेरे मार्क्स को लेके, और आखिर में मेरा चयन हुआ। अगर इसको कंसाइज में करना चाहूंगा तो आपकी असफलता ही आपके लिए मोटिवेशन बन गया। बिल्कुल सर, क्योंकि आपने ये मजबूरी में वाली शुरू किया था। जी जी सर। लेकिन लगातार असफलताओं के बाद आपने जो ऑप्शन पिक किया, जी जी, तो वो आपका असफलताओं का जो एक अनुभव था ना, वो आपके लिए नया मोटिवेशन बन के आया इस सर्विस में। मतलब इसका जो पूरी आपकी टॉक का मुझे कंक्लूजन समझ में आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो दुर्गेश जी बढ़िया, और कुछ बताइए इसमें, और अगर कुछ पॉइंट ऐड करना सर। इसमें यह है कि बरसों तक वन में घूम घूम, विघ्नों बाधाओं को चूम चूम, पांडव निकल आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन से होता है, देखे आगे क्या होता है। इस प्रकार की पंक्तियों को मैं अपने जीवन में उतारता था कि आखिर कब तक ये संघर्ष चलेगा। एक न एक दिन हमारा भी सौभाग्य एक दिन आगे निकल के आएगा, और वो की चरितार्थ हुई है। इसके साथ में एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि हार गए तो चिंता क्यों, हार गए तो चिंता क्यों, इनको इतना गिनता क्यों कि यहाँ हार हुई वहां हार हुई। हार गए तो चिंता क्यों, इनका इतना गिनता क्यों। सिर्फ एक जीत से इन सिक्कों का बचते रह जाना तय है, और दिन का आना भी तय है और रात का ढल जाना भी तय है। पांडे जी बहुत शानदार। निश्चित ही आपका भी एक जो जर्नी में एक बहुत बड़ा जो पॉइंट है कि असफलताओं के बाद आपने उसको ही मोटिवेशन बना लिया और एक नए एग्जाम की ओर मुड़ गए। तो जो लगातार, हालांकि एक बहुत आम पॉइंट है कि सभी की जिंदगी में असफलताएं आती हैं, तो ऐसा भी एक कोई ऑप्शन अगर आपकी जिंदगी में आ जाए कि जिसको आप पूरी शिद्दत से साथ कर सकते हैं, तो एक बार अटेम्प्ट में भी आप निकाल सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छा रहा कि आज हमने 5 हमारे शुरू के मेंटर्स हैं, इनके एक विभिन्न अनुभव से मुझे लगता है कि बहुत आप लोगों को फायदा होने वाला है, क्योंकि ये सभी की जिंदगी की आम समस्याएं हैं। चलिए, अब इसके बाद अपन अरुण उपाध्याय जी से ही कुछ उनका भी एक विशेष अनुभव है, क्योंकि हमारे पास जितने मेंटर्स हैं सबके जिंदगी के रास्ते अलग अलग थे। तो एक हमारा बड़ा सौभाग्य है कि एक मंच पे सभी के अनुभव में एक साथ मिल पा रहे हैं। हम लोग एक दूसरे से भी प्रेरित हो रहे हैं, तो आप लोग भी प्रेरित हो रहे हैं, तो बढ़िया है। अरुण उपाध्याय जी हमारे साथ में है, और ये विशेषकर यूपीएससी की स्टडी कर रहे थे। लेकिन अब जो वही होता है कि एक सिक्योरिटी चाहिए होती लाइफ की, क्योंकि आप बहुत टाइम तक नहीं रुक सकते कि एक एग्जाम को लेके ही करें। उन्होंने यूपीएससी में काफी प्रयास किए और काफी करीब तक भी पहुंचे हैं, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने एमपीपीएससी को भी उसके साथ मैनेज किया। तो उपाध्याय जी कुछ बताइए कि कैसे मैनेज करें अगर कोई बच्चा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, क्योंकि
बड़ा वर्ग है जो Yes, करता sir. है, तो कैसे मैनेज करें एमपीपीएससी एग्जाम? सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पास बुलाने के लिए और अवसर देने के लिए। मैं यूपीएससी की तैयारी के लिए ही स्टार्ट किया था, प्रिपेयर करना स्टार्ट किया था। 2019 से मैंने शुरू किया था। तो 2019 का मैंने मेंस लिखा, फिर 21 का मेंस लिखने का मौका मिला और उनमें मुझे असफलताएं ही प्राप्त हुई। तो लगता था कि क्या नहीं कर पाऊंगा, थोड़ी सी दिक्कत आती थी। फिर एमपीपीएससी को मैंने टारगेट किया। तो 19 का इंटरव्यू कॉल आया मुझे, 20 एमपीपीएससी सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू कॉल आया और फॉरेस्ट में फाइनली सिलेक्शन हुआ। तो मैं तो सबसे पहले यही कहना चाहूंगा कि जब आप अपनी तैयारी स्टार्ट करें तो सबसे पहले अपना टाइम लीजिए, टेक योर टाइम, क्योंकि जब कुछ अच्छा होना होता है तो समय लगता है। तो आप अपना पूरा टाइम लीजिए, दूसरों को मत देखिए कि बहुत जल्दी सफल हो गए, उनके पीछे भी एक बड़ी मेहनत है, वो आपको दिख नहीं पा रही है। तो आप भी अपना पूरा टाइम लीजिए, अपना पूरा सिलेबस रखिए, अपनी पूरी स्टैंडर्ड्स बुक रखिए और आपके जो भी मेंटर हो अच्छे मेंटर सेलेक्ट करिए। आपकी कोई कोचिंग हो, आपका कोई यूट्यूब चैनल हो, जो भी हो, आप अपने बेसिक्स को पूरा क्लियर करिए। आप अपना एक बार अपना बेस बना लेंगे तो आप उसके ऊपर फिर किसी भी एग्जाम के बेस पे आप अपने आप को मोल्ड कर सकते हैं। तो और अपने दरवाजे और खिड़कियों को खुला रखिए। ऐसा नहीं कि आप एक एग्जाम के लिए भाग गए, हो सकता है आपका संयोग अच्छा ना हो तो वहां आपको सफलता मिल जाए, क्योंकि सफलता में सिर्फ मेहनत, मुझे नहीं लगती कि सिर्फ मेहनत बस का योगदान होता है, उसमें आपका अच्छा संयोग भी होना चाहिए। आपका टाइम अच्छा चल रहा है तो इजिली भी आप पा सकते हैं, नहीं चल रहा है आप बहुत मेहनत करने के बाद भी नहीं मिलेगा। तो आप चारों तरफ देखते रहिए। आप यूपीएससी दे रहे हैं, आपने एक बेस बना लिया, आप एमपीपीएससी आइए, 2 से 3 महीने में आप एमपीपीएससी में भी अच्छा कर पाएंगे। आप फॉरेस्ट सर्विस दे रहे हैं, फॉरेस्ट सर्विस भी दीजिए। छोटे एग्जाम्स भी आ रहे हैं, उनको भी दीजिए। एग्जाम्स ही हैं, सबके नेचर लगभग एक है, तो आप टारगेट करते रहिए। तो मैं यही कहूंगा कि आप कोशिश करते रहिए, ब्रिक बाय ब्रिक अप्रोच पे चलिए। ये नहीं कि आपको सीधी एक दीवार चाहिए और आप खड़ा कर देंगे, ऐसा पॉसिबल हो नहीं पाएगा। एक ईंट रखते रहिए, आपकी सफलता धीरे धीरे होते हैं, अपवाद होते हैं, लेकिन जनरल यही है। ब्रिक बाय ब्रिक अप्रोच पे चलिए, आप अपने को इम्प्रूव करते रहिए। एक दिन एग्जाम के पीछे आप मत भागिए, एग्जाम आपके पास आ जाएंगे जब आप उसके योग्य हो जाएंगे और एक दिन आपको सफलता मिल ही जाएगी। और अपने आप को इस पूरी एग्जाम के दौरान सामान्य रखिए। बहुत आदर्श बनने की जरूरत नहीं है। कोई भी कितना भी सफल इंसान हो, होता वो इंसान ही है, हमें सिर्फ उसका सफल पोर्शन दिखता है, परंतु वो जनरल लाइफ में आपके जैसा ही है। तो बहुत आदर्श मत बनिए, अपने आप को सफल रखिए, सामान्य रखिए और अपनी प्राथमिकताएं डिसाइड करिए कि आपकी प्राथमिकताएं, अगर जो गोल्स हैं उनको प्रायोरिटाइज कीजिए और उस पर लगे रहिए। और ध्यान रखिए कि चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। तो आपके अगल बगल बहुत सारी चीजें रहती हैं, उनसे इफेक्ट होने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है और आप तक सफलताएं निश्चित आएंगी सर। इसी के साथ मैं धन्यवाद कहूंगा आपका बहुत बहुत सर। हाँ, उपाध्याय जी, चलिए आपको भी शुभकामनाएं। आप Yes, जो अपने sir. मूल लक्ष्य को लेके आगे बढ़े थे, यस सर। और सभी के लिए है, केवल उपाध्याय जी के लिए नहीं, क्योंकि सभी के मूल लक्ष्य पहले एक अपर लक्ष्य ही होता है अगर देखा जाए। लेकिन ठीक है, एक सिक्योरिटी के साथ आगे बढ़ेंगे तो कंसंट्रेशन ज्यादा अच्छा हो जाता है। यस सर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, रवि यादव जी के पास चलेंगे, क्योंकि उनका भी कुछ एक विशेष अनुभव है। मैंने बोला ना, इस मंच पे सबसे खासियत यही है ना कि सभी हमारे जो रैंकर्स हैं, टॉपर्स हैं, सबकी जिंदगी में कुछ अलग है और यही इस सेशन को बड़ा खास बना रहा है हमारे, क्योंकि यही डाइवर्सिफाई है। चलिए, तो रवि यादव जी, पहली बात तो आप सबसे कम उम्र के रेंजर हैं, 2020 बैच है। एक तो सभी बड़े भाई लोग आपके साथ में हैं तो पहला तो सभी का स्नेह मिलता है, क्योंकि छोटों को जनरली सभी का मतलब मिलता है प्रेम। लेकिन आपने बड़े जल्दी इस रेंजर पद को पाया है और दूसरा एक प्रथम प्रयास ही था आपका, तैयारी का भी प्रथम ही प्रयास था जी सर। और ग्रेजुएशन के बाद भी आप देखा जाए तो एक प्रकार से प्रथम प्रयास ही था। तो आप ये बताइए कि जो स्टूडेंट्स 12th के साथ आते हैं किसी कॉलेज में, 12th के बाद आते हैं, तो आप उनको क्या गाइडलाइन देना चाहें कि भाई इतने कम उम्र में आपने सफलता पा ली है, क्योंकि अब आपके पास एक बहुत लंबी लाइफ है जहां पर आप और कुछ बेहतर बड़े आसानी से कर पाएंगे। तो आप थोड़ा दीजिए रवि जी। हाँ जी सर, मैं मेरे बारे में बताना चाहूँगा सर। वर्ष 2017 में मेरा 12th हो गया था और उसके बाद सर मैंने अपनी कॉलेज के साथ ही प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, जिसमें सबसे पहले सर मैंने कोचिंग का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा मेरे जीवन में। मैंने हर एक स्टेज पर कोचिंग की है, अपनी टीचरों का मुझे समय मिला है, उन्होंने मुझे गाइड किया बहुत। सर मेरा कॉलेज मैंने प्राइवेट ही लिया था, मैंने नॉर्मल बीएससी किया है।
जिसमें सर मैंने अपने कॉलेज के साथ ही अपने जो कुछ बेसिक सब्जेक्ट रहते हैं, जैसे प्रारंभिक परीक्षा के लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, मैंने सबसे पहले उनको पढ़ा था, जिससे मेरा प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई हो सके। साथ ही सर शुरुआत में मेरा लक्ष्य सिविल सर्विसेज ही था, लेकिन उसके बाद 2020 में जब इसका वैकेंसीज आई तो उस दौरान मैंने स्विच किया। इसके साथ ही सर जो कुछ बेसिक सब्जेक्ट रहते हैं, जैसे सर एमपी हुआ, कंप्यूटर हुआ, या प्रारंभिक परीक्षा के लिए आयोग हुए, तो ये सर मैंने अपनी प्रारंभिक परीक्षा से पहले से बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर चुका था मैं, जिससे मेरे प्रथम प्रयास में प्रारंभिक परीक्षा क्लियर हुआ। यदि सर मैं अपनी मुख्य परीक्षा की बताना चाहूँगा, तो प्रारंभिक परीक्षा के तुरंत बाद ही मैंने साइंस का रिजल्ट नहीं आया था, और उससे पहले मैंने साइंस के जो टॉपिक थे उनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिया था। स्पेशली सर चूँकि सर मैं एक बीएससी है, तो फिजिक्स में कुछ न्यूमेरिकल जैसे आते हैं तो वो हमारे लिए बहुत टफ रहते हैं। मैं भी सर 4 क्वेश्चंस आए थे इस बार, तो एक भी अटेम्प्ट नहीं कर पाया था। और एक टॉपर ने ही बोला था, आशीष जी ने जब हमने सेशन लिया तो उन्होंने बोला तुम्हारे चारों क्वेश्चन गलत। जी सर, तो लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, इकट्ठा पारा सब क्लियर करता है, सबके लिए रहता है सर। लेकिन सर उसकी बजाय मैंने अपनी एमपी पे फोकस बहुत अधिक रखा था, एक एमपी और दूसरा करंट अफेयर पे। मैं अपनी प्रारंभिक परीक्षा से लगभग 2 साल पहले से करंट अफेयर बहुत अच्छे से पढ़ रहा था। अपने जब लास्ट ईयर था, जब मुझे लगा था कि नेक्स्ट अटेम्प्ट मुझे 2020-21 में देना है, तो मैंने उसी के साथ ही करंट अफेयर को डेली क्लास लेता था, साथ में जो मैगजीन आती है उनको भी पढ़ता था। तो उनका एक मुख्य योगदान रहा मेंस की परीक्षा में मेरा, क्योंकि जो फर्स्ट पेपर रहता है सर खंड आ आता है, जिसमें एमपी, करंट अफेयर और कंप्यूटर रहता है, उसमें लगभग मेरे साथ 34 से 35 क्वेश्चन सही हैं, जो कि काफ़ी अच्छे हैं। इसके साथ ही सर मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए तो बेसिक एनसीईआरटी ही पढ़ी है, लेकिन सर बायोलॉजी के लिए मैंने कुछ नीट की क्लासेस ली थी, क्योंकि जैसे बताया सर न्यूमेरिकल से हम पीछे हो जाते हैं हमारे जितेंद्र भाई इनसे, तो वहाँ पे सर मैंने विशेष मेहनत की थी, कुछ नीट की क्लासेस ली थी, जिसमें से कुछ स्पेशल टॉपिक रहते हैं जहाँ सर क्वेश्चन आते ही हैं, जैसे सर पिट का संश्लेषण हुआ, शोषण हुआ, या प्रजनन तंत्र हुआ, डीपली क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने उनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था। चूँकि और सर मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तो मैथ्स और जो केमिस्ट्री है तो वो काफी ठीक रहा था। तो मतलब आपका जो मतलब जो पहले दुर्गेश जी ने भी बताया, उपाध्याय जी ने भी बताया कि भले वो बहुत आपका पहला अटेम्प्ट दिख रहा हो, बहुत कम उम्र में दिख रहा हो, लेकिन भाई उसकी तैयारी 3 साल पहले से तैयारी शुरू की। तो कहने का ये मतलब हो गया कि कोई भी जर्नी बहुत शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होती, खासतौर से सिविल सर्विस के लिए आपको समय लगता है। अच्छा है, मतलब हमें रवि जी से ये प्रेरणा मिलती है कि बहुत जल्दी अगर आप शुरू कर दोगे तो बहुत कम उम्र में सफलता मिल जाएगी। और लोगों को लगता है कि भाई वो इतने कम उम्र में, लेकिन नहीं, बताया उनका 3 साल का पूरा प्रिपरेशन था, उनके टीचर्स का बहुत सहयोग था जो उनको लगातार हर स्टेप पे। मैंने बोला ना, आपकी जिंदगी में एक कोच होना चाहिए। आप कोच आपका भाई बहन भी हो सकते हैं, माता पिता भी हो सकते हैं, आपके दोस्त भी हो सकते हैं, फिर कोई कोचिंग भी हो सकती है, और सब टीचर की भूमिका में होते हैं। अब जो भी बन जाए आपकी जिंदगी में टीचर, क्योंकि सभी के अनुभव अलग है। इस सेशन का मेन लक्ष्य है कि हमारा अलग अलग जिंदगी में जो आप सभी, जो आप बस मतलब हम लोग बस नहीं, आप लोगों की जिंदगी में भी अलग अलग पड़ाव आते हैं। तो कोई बहुत कम उम्र पे है, कोई बहुत सबसे ज्यादा उम्र में, क्योंकि अब ज्यादा उम्र में कौन आते हैं जिन्होंने जिंदगी में बहुत सारे अलग अलग काम पहले से कर रखे हैं, कहीं किसी ने जॉब भी कर रखा है। तो ठीक है, जर्नी है, लक्ष्य एक है, लेकिन जर्नी वहां तक पहुंचने की अलग अलग जर्नी। चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। अब पराग जैन जी से पास आएंगे। इनको बता दूं, ये हाईएस्ट मार्क्स हमारे सेशन में जो आए हैं, इनके करीब 88% है, बोले 90% इंटरव्यू में। तो ये बड़ा मोटिवेशन वाला विषय है कि जो लोग ये बोलते हैं कि यार इंटरव्यू में कैसे मार्क्स लाएं, तो हमारे साथ एक पराग जैन जी है। एक बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने इतने नंबर कैसे लाए, तो वो अपना अनुभव बताएं। 90% सिविल सर्विस में अगर मिल रहे हैं तो नो डाउट जो सामने वाले टीचर्स थे या जो भी आयोग के मेंबर थे वो बड़ा प्रेरित रहे होंगे इनकी पर्सनालिटी को लेकर, क्योंकि जो इंटरव्यू मार्क्स मिलते जनरली वो पर्सनालिटी टेस्ट होता है। नॉलेज तो देखो आपके पास है, मेंस निकाल के आए हुए हो। तो पराग जी बताइए, आप ये बड़ा गजब का आपका 90% लाने का कुछ फॉर्मूला बताइए, और बच्चे भी ला पाए। अपन कंपटीशन बढ़ा रहे हैं मार्केट में, अगर 90% लाने की ट्रिक बताइए कुछ। जैसे कि सर ने कहा, बिल्कुल सही बात है कि ये पर्सनालिटी का टेस्ट है। लोग मैंने खुद ऐसे लोगों को देखा है कि पढ़ के तो सभी आए, मेंस अगर निकाला हुआ है तो नॉलेज सबके पास इक्वल है, लेकिन लोग इतना डरे हुए रहते हैं इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए लेके। मेरा फर्स्ट डे का फर्स्ट इंटरव्यू था, तो मेरे ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर था, क्योंकि मुझे पता ही नहीं कि कैसे होगा, लाइफ में पहली बार इंटरव्यू देने आया हूँ। लेकिन मैं वो था कि मेरे अंदर फियर नहीं था। ऐसा नहीं कि मेरे अंदर फियर, कोई मेरी जॉब लगी थी, मेरी इससे पहले कोई जॉब नहीं थी, और मैं भी 6 साल से प्रिपरेशन कर रहा हूँ 2017 के बाद से, तो मुझे भी जॉब की जरूरत थी।
लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं डरूंगा तो मेरे मार्क्स और कटने हैं, क्योंकि सामने वाला तो पकड़ ही लेंगे ना, वो इतने सीनियर हैं, उनने इतने इंटरव्यू लिए हैं। मुझे अच्छे से याद है कि जैसे वहां 4 पैनल थे, तो एक दूसरे पैनल में एक और भैया का इंटरव्यू था, वो इतने डरे थे कि भगवान का नाम लिए जा रहे थे 10-15 मिनट से लगातार, क्योंकि मैं सामने से देख रहा था। तो लोग अपने मार्क्स खुद कटवा लेते हैं उस वजह से, क्योंकि वो अंदर जाएंगे तो उनके जो माइंड है वो कुछ और चल रहा होगा, सर क्वेश्चन और पूछ रहे होंगे, तो कंसंट्रेशन से सुनेंगे नहीं। बाकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन में तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है मेरे हिसाब से, जब मैं मॉक दे रहा था, लोगों को पता बहुत कुछ होता है, अप्लाई नहीं कर पाते उसको अपने ऊपर। जैसे मेरे को, जैसे मैं स्टार्टिंग में मॉक दिया 1-2, तो मेरे साथ था कि मैं किसी क्वेश्चन के आंसर बहुत लंबे लंबे दे रहा था। अब मुझे फीडबैक में बोला कि आपको इतने लंबे आंसर नहीं देने हैं, लेकिन मैं फिर भी अप्लाई नहीं कर पाया। फिर मैं यहाँ दीपश्री एकेडमी में आया था मॉक देने। मुझे अच्छे से याद है, मेरा उस दिन का आखिरी इंटरव्यू था, तो सब लोग चले गए थे, तो सेवाकांत सर मेरे साथ ही बैठे थे बगल वाले रूम में। तो मैंने सर से पूछा, सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपने आंसर छोटे कैसे करूं। तो सर ने बताया कि मैंने तुमसे ये क्वेश्चन पूछा था, तो तुम्हें इसका आंसर इस तरीके से देना चाहिए था। तब मुझे समझ में आया कि इसको अप्लाई कैसे करना है। मतलब एक अनुभवी मेंटर होने के सबसे बड़ा आपको उन्होंने एक शॉर्ट आंसर देना, उन्होंने आपने डिस्कस किया है ना। मैंने बोला ना, एक मेंटर की भूमिका रहती है। हाँ सर, मैं पहला पॉइंट जो आपको मैं कंसाइज करना चाहूंगा कि जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं ना, तो आप घबराएं नहीं, क्योंकि उस पर आपका कंसंट्रेशन बिगड़ गया तो आप क्वेश्चन नहीं सुन पाते। सामने वाला पूछना क्या चाह रहा है ना, अपना माइंड सेट, क्योंकि वो घबराया हुआ है। तो पहला ये कि उनको शांत मन से जाए। दूसरा, इंटरव्यू में एक मेंटर आपको गाइड पर्सनल करने वाला होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, और उसका मुझे बहुत फायदा हुआ था, क्योंकि मैंने अपने मेन इंटरव्यू में उसको सीधा सीधा अप्लाई किया और मेरे ऊपर पूरा वर्क किया है वो सब चीज। दूसरा ये है कि जो आपका डेफ होता है, सब अपने अपने चीजें भरते हैं। ऑनेस्टली जो अपने लाइफ में जो हो वो उसको भर दो, जैसे जो हॉबी हो वो डाल दो, क्योंकि उसमें हमेशा तुम अच्छा फील करोगे कंफर्ट बताने में कि कुछ तो आता ही होगा ना। एक दूसरे की हॉबी ना देखें आप। हाँ, व्यक्तिगत ही हो ना, आजकल की आदत होती है भाई अपना डेप दिखाओ, उसी को देख के अपन भर लेते हैं। हाँ, और कुछ लोग इतनी ऐसी मतलब हॉबी डाल लेते हैं, फिर उसको ही डिफेंड नहीं कर पाते वहां जाके, क्योंकि वो तो उन्हें समझ में आ जाता है ना कि ऐसी हॉबी तो किसी की सुनी ही नहीं है। बहुत अनुभवी लोग हैं, हाँ, सालों से देख रहे हैं। तो बिल्कुल ऑनेस्टली हर चीज डालो उसको। और फिर एक और चीज मैंने जो मॉक के दौरान सीखी थी कि आंसर वो छोटे छोटे रखना है, बहुत बड़े बड़े नहीं रखना है। जैसे हमें पता बहुत होता है, जैसे कि मैं निवाड़ी जिले से बिलोंग करता हूँ, मुझे पता था कि ऐसा क्वेश्चन आएगा कि भाई नया जिला बना है। कुछ मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछा कि निवाड़ी जिला नया बना है, तो आपको क्या लगता है कि क्या बदलाव हुए। मुझे तो उसके बारे में 20 पता थे, लेकिन मैं बताया 2 ही मैंने उन्हें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर उन्हें और जानने की इच्छा होगी तो मुझसे और पूछ लेंगे, लेकिन मैं क्यों सबसे पहले जाके बता दूं उनको। तो कई बार ऐसा होता है कि उन्हें सारी चीजों के आंसर पता होते हैं, बस वो तुमसे पूछना चाहते हैं कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस देखना चाहते हैं कि कुछ आता है। हम क्या अनावश्यक सब बताते रहते हैं, फिर बोर हो जाते हैं वो लोग। तीसरा पॉइंट ये है इनका, मतलब बताऊंगा मैं पराग जी का, कि आप पहले शॉर्ट आंसर दीजिए। अगर सामने वाले को पूछना ही होगा तो आप पहले ही से अपना पूरा ज्ञान का दरवाजा न खोल दें। हाँ, केवल उतना बताए जितना वो सामने सुनना चाहता है, बस, क्योंकि उन्हें सब कुछ पता हुआ है उसके बारे में। चौथी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हर इंसान का डेफ में अगर वो ऑनेस्टली पढ़ता है तो उसके स्ट्रॉन्ग एरिया तो होंगे, क्योंकि वो वही डाल रहा है। मेरे साथ ये था कि मेरा हिस्ट्री का जो पोर्शन है बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया है, और दूसरा मैं जो फॉरेस्ट्री को टेक्निकल पढ़ के गया था उसमें कुछ सेक्शन ऐसे मैंने प्रिपेयर कर लिए थे कि ये तो मतलब इसके आसपास कुछ आएगा तो मैं जरूरी बताऊंगा। और मैंने एक चीज जो मॉक के दौरान सीखी वो मैंने अप्लाई वहां की। मैं कहीं भी कुछ भी पढ़ता था, मैं उसको उसी एंड पे लाने की कोशिश करता था जो मुझे आता है। मतलब 5वां पॉइंट जो हम लोग भी जो है स्टूडेंट को समझाते हैं कि इंटरव्यू लेने वाले को आप अपने दायरे में ले आओ। हाँ, आप उनको ओपन मत करो, क्योंकि वो ओपन करेंगे तो आपसे क्या है, इंटरव्यू में कुछ भी पूछ सकते हो। तो मतलब एक पराग जी का ये भी है कि अपना इंटरव्यू ऐसा ले और उन्हीं शब्दों का चयन करें, उन लाइनों का चयन करें, ताकि वो आपकी स्ट्रेंथ के बीच में रहे। पूरा कहने का मतलब कंक्लूजन यही है। तो मैंने यही किया कि मैं हर जगह अगर उन्होंने कोई एग्जाम्पल पूछा भी तो भी मैं वही बताता था जो मुझे आता है, क्योंकि उसमें ना उनको 2-3 बार वही चीज बोल दी तो उन लोग ने वही चीज पकड़ ली। फिर वो पूरा इंटरव्यू मेरे उसी दौरान चला, और मैंने उनको इतने अच्छा आंसर दिए कि मुझे इंटरव्यू में उन्होंने 3 बार मेरी तारीफ की थी कि इतना बढ़िया आंसर दिया है तुमने। तो मुझे थोड़ा अंदाजा तो लग गया था कि मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा जा रहा है। मतलब मुझे आइडिया नहीं था कि 44 मिल जाएंगे, लेकिन मुझे आइडिया था कि नंबर अच्छे मिलेंगे जितने भी मिलेंगे। किसका बोर्ड था? शर्मा सर का बोर्ड था मेरा। तो ओवरऑल मेरे को इंटरव्यू में यही लगा कि हर चीज जब बोल रहे हो तो ये याद रखना कि मुझे क्या आता है। ऐसा नहीं कुछ भी बोल दो, फिर क्यों उसी को ही नहीं बता पाते हैं लोग। मॉक में भी ऐसे लोग होते हैं, पहले बोल लेते हैं, फिर वो फर्दर उसी पे क्वेश्चन आता है, फिर चुप हो आगे सॉरी बोल लेते हैं।
तो वो उस चीज को बोलने की जरूरत ही नहीं थी। इंप्रेशन पड़ता है। हाँ। मतलब आप रिवर्स हो रहे हो, आप अपनी बात से अगर वापस जा रहे थे, आपकी क्या होता है, पर्सनालिटी कमजोर होने का सूचक होता है। पहली चीज आप बता दें, इसलिए बड़े कॉन्फिडेंस से, शांत दिमाग से और थोड़ा धीमे आंसर देने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत जल्दबाजी करेंगे तो पक्का बिगड़ेगा। मतलब जवान और दिमाग का संतुलन नहीं होना चाहिए अंत तक, वो आपके कंट्रोल में रहेगा तो निश्चित तौर पर इंटरव्यू में आपको बड़ी मदद मिलने वाली है। पराग जी और कोई पॉइंट? हाँ, और एक और चीज सर मैं बोलना चाहता हूँ कि अच्छे से ड्रेसअप होके जाएं। बहुत सारे लोग, उस दिन भी मैंने देखा था कि कुछ लोग ऐसे आए थे कि उनकी दाढ़ी इतनी दिख रही थी कि 2 दिन पहले बनवाई हुई हो। तो मुझे लगता है कि ये अच्छी पर्सनालिटी नहीं शो करती, क्योंकि तुम्हारा पहले ही इंप्रेशन बिगड़ जाता है। तो अच्छे से लुक रखना चाहिए, और बस यही सब चीजें हैं। बाकी तो फिर सब लोग दाढ़ी वाला लोग आप अपने यूट्यूब और फेसबुक के बचा के रखें, वहां एक अधिकारी मैनर में ही जाए तो ज्यादा बेहतर है ना? यस सर, बिल्कुल सर। चलिए, मेरे ख्याल से पराग जी का भी बड़ा गजब का अनुभव है और मेरे ख्याल से काफी कंपटीशन बढ़ाएगा, क्योंकि ये 5 पॉइंट जो मैंने बताए हैं ना, आप जरूर फॉलो कीजिए। अब आगे मैं सचिन डोडवी जी के पास चलूंगा। तो हाँ, इनका भी एक बड़ा विशेष अनुभव है सचिन जी का, क्योंकि ये ऐसे पर्सन है ना जो केवल एक एग्जाम को लेके ही फोकस रहे। मतलब अभी जैसे आपने बहुत सारे मेंटर्स बोले कि हमारा प्लान भी होता है, हमें पैरेलल एग्जाम देना चाहिए, सिक्योरिटी जॉब सिक्योरिटी होती है, लेकिन हमारे बीच में एक अनोखी पर्सनालिटी सचिन जी भी है। एक अलग विचारधारा है कि अगर आप एक एग्जाम को रह के भी फोकस्ड रहते हैं तो ऐसा नहीं है कि सफलता नहीं मिलती है। मैंने बोला ना, सभी के जीवन के अलग अलग जर्नी है उस लक्ष्य तक पहुंचने की। तो एक सचिन जी का भी बड़ा अच्छा अनुभव है। हो सकता है कुछ बच्चे बहुत फोकस्ड रहते हैं तो उनको लगता है कि हमें नहीं चाहिए प्लान भी, लेकिन इस प्लान भी ना होने के पीछे बड़ी रीजन है कि अगर आपके पास कुछ अच्छी परिस्थितियां, आर्थिक परिस्थितियां जिनकी जनरली अच्छी होती हैं, इसको वो आगे बढ़ाते हैं जनरली। जो मैंने देखा कि एक एग्जाम को लेकर वो अगले 5 साल तक, हमारे एक मित्र हैं, नाम नहीं लूंगा उनका क्योंकि काफी बड़े पद पर है, वो करीब 7-8 साल तक उसी पे लगे रहे, लेकिन उनकी आर्थिक परिस्थितियां इतनी सॉलिड थी, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो एक जनरली पॉइंट सचिन जी का जो है एक उनके लिए लागू था, लेकिन वो भी एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से है, लेकिन उन्होंने इस चीज को लेके आगे बढ़ा है, तो जरूर उनका कुछ विशेष अनुभव रहा होगा। सचिन जी बताइए इस नए स्टूडेंट्स को। जी सर, मेरा नाम सचिन डोडवे है। मैं धार जिले के आदिवासी क्षेत्र से निवासी हूँ, मतलब निमाड़ क्षेत्र का निवासी हूँ, जो कि आप जानते हो कि काफी गरीबी से मतलब। तो मैं उस गांव का मतलब पहला स्टूडेंट हूँ जिसने मतलब कॉलेज कंप्लीट किया है यहाँ के इंदौर से। मतलब कौन सा गाँव है आपका? झिकरी बलवारी करके गाँव है, गंधवानी तहसील में। मतलब आप अपने गांव से पहले ग्रेजुएट? हाँ सर, शिक्षा के क्षेत्र में मतलब काफी पिछड़ा हुआ है, बच्चे पढ़ते ही नहीं। मोटिवेशन होना चाहिए, मतलब सचिन जी एक विशेष मोटिवेशन है, पिछड़े हुए आदिवासी बहुल क्षेत्र है सर, तो उसमें काफी लोग बहुत कम पढ़ते हैं। तो मैं गांव का पहला स्टूडेंट हूँ जो मतलब यहाँ तक आया। तो 10वीं 12वीं के बाद मेरा भी समाज के प्रति जो इंजीनियरिंग का प्रेशर था कि इंजीनियरिंग कर लो तो बहुत स्कोप है, ये करके मैंने GSITS में एडमिशन लिया था। लेकिन सेकेंड ईयर आते आते लग गया था मुझे कि मेरा शायद इस फील्ड में इंटरेस्ट नहीं है। तो समाज के प्रेशर में आके मैंने दबाव में एडमिशन ले लिया था। पर थर्ड ईयर में आते हुए मेरे एक भैया हैं जो रेंजर के पद पर चयनित थे। आपको भी एक सही हाँ, तो उनके साथ मेरा मिलना हुआ, और ये बड़गोदा लाइब्रेरी नर्सरी है, वहाँ पे मैंने विजिट किया था सर, फॉरेस्ट नर्सरी। तो वहाँ उनके बारे में, काम के बारे में मैंने सर देखा, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो उससे मेरे अंदर से इच्छा, जो आत्मसंतुष्टि होती है, जो कि इस फील्ड में जाना चाहिए, ये करना चाहिए। तो वहां से थर्ड ईयर से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई कि सर मैं ये इस फील्ड में जाऊंगा और यही करूंगा। तो वहां से मेरा फोकस हो गया कि मैं इंजीनियरिंग छोड़ूंगा, ग्रेजुएशन जैसे जो भी हो, फॉरेस्ट सर्विस को, हाँ फॉरेस्ट सर्विस का करना है। उसके बाद मेरे भैया से लगातार संपर्क में रहा और उनसे जुड़ा रहा, और उनके गाइडेंस में प्री और मेंस क्वालिफाई किया। उसके बाद मेरे नंबर कम थे मेंस में थोड़े कम थे, लेकिन उसके बाद हमें कुलदीप सर से मिलना हुआ, जो कि हम एक ही डिस्ट्रिक्ट से मिलते हैं, तो उन्होंने मेरे छोटे भाई की तरह ट्रीट किया। तो इनको हमेशा मुझ पर कॉन्फिडेंस था कि हो जाएगा सचिन, तुम्हारा हो जाएगा सचिन। तो इंटरव्यू गाइडेंस में इनके बहुत सारी क्लासें इन्होंने करवाई थी, अरेंज इंटरव्यू प्रोग्राम, मॉक भी करवाए, 2 मॉक इन्होंने स्पेशल मेरे लिए 2 मॉक करवाया था, एक ही होता जनरली करवाया था, पर इनको मैंने बोल दिया था कि सर करना है। तो वहां से मुझे सर ये इनके गाइडेंस से ये सफल था। चलिए, सचिन जी का भी एक बहुत विशेष अनुभव है कि वो एक एग्जाम को फोकस रहे, और अंत में चूंकि बहुत नए थे, जब नए आप होते हो ना तो आपको क्लासेस की जरूरत पड़ती है। और क्या होता है, कुछ जो मैच्योरिटी वाला, जैसे अपने सचिन जी हैं, उन्होंने ऑलरेडी इतने सारे एग्जाम पहले फेस कर लिए हैं, इतने सारे इंटरव्यूज में आप जा चुके हो,
और इंजीनियरिंग के बाद भी इतने जॉब में अप्लाई कर चुके हैं, तो पर्सनालिटी अपने आप डेवलप। देखिए मैंने आपको बताया ना, इंटरव्यू जो है ना पर्सनालिटी का टेस्ट होता है, और पर्सनालिटी आपकी अगर बहुत नई एज में हो ना, तो आपको मार्गदर्शन ले लेना चाहिए, क्योंकि आप मैच्योर नहीं होती हो जवाबों के प्रति। और वही जो फिर पराग जी ने बताया है कि आपकी घबराहट होगी, आप अंदर जाओगे तो उसके कारण वो सब बिगाड़ी जाता है। और पर्सनालिटी टेस्ट में अगर उन्होंने आपकी वीक पर्सनालिटी भांप ली तो आप। सचिन जी, एक आज बहुत ही मेरे ख्याल से अभी तक का सबसे बड़ा सेशन था हमारा, जहां एक ही मंच पे इतने सारे मेंटर्स आए थे। जी सर। तो अब ये अंतिम प्रश्न है जो हमें आगे सुधार करने के लिए भी प्रेरित करेगा अपना, क्योंकि देखिए कोई भी प्रोग्राम दुनिया में ऐसा नहीं होता, आप भी कोई भी प्रोग्राम करें या कुछ भी करें 100% एफिशिएंसी किसी की नहीं होती, गलतियां होती हैं। तो अभी क्या है कि अलग अलग आप लोग हैं, सभी लोग अलग अलग तरीके से इस तक पहुंचे हैं। तो मैं वीएस एजुकेशन प्रोग्राम्स के बारे में जानना चाहता हूँ कि उनकी किफायती शिक्षा मिशन से आप कैसे लाभान्वित हुए या कैसे प्रेरित हैं, या आगे कोई आपका सुझाव हो हमारे वीएस एजुकेशन के बारे में, तो कृपया 2 मिनट में आप देने का कष्ट करें। सर, वीएस एजुकेशन की तरफ से जो सबसे पहले प्रीलिम्स की जो टेस्ट सीरीज चलाई गई थी, इंदौर में चलाई गई थी, तो वो मुझे काफी सही लगी, क्योंकि उसमें एक तो जो टेस्ट पेपर जो सेट करने वाले जो टीचर्स थे वो अलग अलग फील्ड के जो कोचिंग्स के डायरेक्टर्स हैं, और उनने सभी ने काफी कहना चाहिए एक जो क्रक्स होता है, लगभग जितनी जगह हम जाएंगे, जितनी बुक्स में देखेंगे, तो वो जो प्रीलिम्स के टेस्ट पेपर्स थे। उसके अलावा सर जो अभी रिसेंट जो फॉरेस्ट्री के लिए जो एक क्लास चलाई है प्लस नोट्स, वो सर काफी मतलब अच्छा है, और क्षेत्रों के बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहेगा जी, क्योंकि सर जनरली क्या है कि फॉरेस्ट्री में जो हिंदी माध्यम के जो छात्र आ रहे हैं, बड़ी समस्या, उनके लिए बड़ी समस्या है, कोई ऐसा कंटेंट एक सिंगल सोर्स उपलब्ध नहीं है। और क्योंकि क्या होता है कि जनरली लोग सिविल की भी साथ में तैयारी करते हैं, और इतना ज्यादा टाइम रहता नहीं है कि हाँ कहाँ से पढ़ें, तो एक लिमिटेड टाइम में ज्यादा से ज्यादा चीजें जो कवर हो सकती हैं, तो वो एक जो प्रयास किया गया है बीएस एजुकेशन की तरफ से, वो बहुत ही सराहनीय प्रयास है। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले जो वर्षों में जब अभी रिजल्ट आएगा ये 21 का और 22 का, तो इसका काफी प्रभाव देखने को मिलेगा। इनफैक्ट 2019 में भी जो अभी रिजल्ट आने वाला है सिविल सर्विसेज का भी, तो उसमें भी बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी रहेंगे सर, वो हमारा सबसे बड़ा प्रयास। जी जी सर। और सर साथ ही मैं कुलदीप सर का भी सर धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि सर जब हम साक्षात्कार के लिए जा रहे थे तो हम लोगों का जैसे कोई बैकग्राउंड नहीं है फॉरेस्ट्री का, तो हम जैसे मैंने इंजीनियरिंग की है और ज्यादातर मैक्सिमम लोगों ने इंजीनियरिंग ही कर रखी है, तो फॉरेस्ट्री हमारे लिए बिल्कुल नया था। तो सबसे पहला डाउट तो यही था कि इंटरव्यू में पूछने क्या वाले हैं, क्या फॉरेस्ट्री से पूछेंगे, तो हमको कुछ बेसिक्स भी नहीं पता। तो सर ने जैसे जो क्लासेस का सर ने बताया, क्लासेस ली थी, तो उसमें जैसे टाइगर सेंसस हो गया या कुछ डिपार्टमेंट की जो इंटरनल वर्किंग हो गई कि इस पोस्ट पे क्या क्या आपके पास शक्तियां होती हैं, आप क्या क्या आप कर सकते हैं वहां पे जाके, तो वो एक सर बहुत अच्छा गाइडेंस रहा। इसके अलावा सर वो खरे सर से जो इंटरव्यू गाइडेंस जब हुआ था तब सर खुद आए थे, तो मेरे मॉक के बाद भी सर ने मुझे थोड़ा गाइड किया, तो सर उनका भी सर मैं धन्यवाद करना चाहूंगा सर। चलिए सचिन जी, बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका जो पॉइंट है हमें बहुत मोटिवेट करता है हमारी टीम को जी। हम लोग इसी प्रयास को आगे जारी रखेंगे। चलिए तो सेकंड मतलब आपके वर्मा जी राय देंगे। हमारे बीएस प्रोग्राम जो चलते हैं बहुत किफायती प्रोग्राम है और उसमें बहुत सहयोगी जो लोग हमसे जुड़ते हैं, तो आप अपनी राय दीजिए। सर सबसे पहले तो वीएस एजुकेशन को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद शिक्षा के क्षेत्र में इतना बड़ा रेवोल्यूशन लाने के लिए। सर सबसे अहम योगदान तो है अफोर्डेबिलिटी, जहां सर ऐसे ऐसे जैसे मैं सर खुद एससी कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं, जहां पर लोगों के पास रिसोर्सेज की बहुत ज्यादा कमी है। हमारा वहीं चल रहा है। जी सर, जी जी सर, फाइनेंशियल लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं है, साथ ही साथ सर अवेयरनेस नहीं है, ना तो सर सिविल सर्विसेज की अवेयरनेस है और ना ही फॉरेस्ट सर्विसेज की अवेयरनेस है। वहीं वीएस एजुकेशन एक बहुत अच्छा काम कर रहा है सर लोगों को कलेक्टिव फॉर्म में लाने के लिए, ताकि वो अपना सिविल सर्विसेज की तरफ ही योगदान दे सके। सर तो सबसे पहले तो ये इनके लिए धन्यवाद सर वीएस एजुकेशन को। वहीं सर ने दीपश्री एकेडमी द्वारा सर कुलदीप सर द्वारा सर इन्होंने सर जो फॉरेस्ट के वीडियोस बनाए सर, जैसे सचिन ने मेंशन किया टाइगर सेंसस और भी क्या पढ़ना है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, सर पीडीएफ बनाई थी कुछ उन्होंने बीच में, तो उन्होंने सर बहुत ज्यादा हेल्प मिली कि क्या एक प्रिसाइज होकर क्या पढ़ के जाना है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें सर ने कुलदीप सर ने बहुत ज्यादा हेल्प करी सर।
और ये आशा करते हैं सर वीएस एजुकेशन और अच्छा होगा। और सर मैं अपने एंड से आश्वस्त करता हूँ कि अगर मैं वीएस एजुकेशन के लिए कुछ कर पा रहा हूँ तो सर ये मेरा सौभाग्य होगा। सर आप आदेशित करें जब भी मौका मिले। वर्मा जी, मतलब हमें तो चाहिए, हम लोग तो सहयोगी मॉडल पे ही आगे बढ़ रहे हैं, और आप लोगों का सहयोग मिल गया तो वो क्रांति वाली जल्दी आ जाएगी। जो हम 10 साल में लाएंगे वो हो सकता है 2 साल में है। हालांकि उसकी शुरुआत हो चुकी है, अधिकारी लोग पढ़ाना शुरू कर चुके हैं हमारे मंचों पे। तो पड़ियल वर्मा जी हम लोग जारी रखेंगे। और आपके भी जो अगर कुछ ऐसे परिचित हैं जो नहीं है, संसाधन नहीं थे, जिनके पास संसाधन वो चले जाए, हमारा किसी से कॉम्पिटिशन नहीं, मैं किसी कोचिंग के लिए खराब नहीं बोल रहा, जिनके पास संसाधन वो चले जाएं। और जो संसाधन विहीन है, संसाधन विहीन हालांकि सबसे बड़े SC ST वर्ग में, लेकिन जनरल और OBC वर्ग में भी बहुत सारे लोग हैं, तो बहुत सारे हैं। तो हम लोग बिल्कुल उसके लिए खड़े हुए हैं। बस इसको अनाउंस इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हमारे पास भी सीमित संसाधन है, तो हम लोग जो कर पाएंगे, अगर संसाधन बढ़ेंगे तो आप निश्चिंत रहिए कि हम इसको भी बढ़ाते चले जाएंगे, क्योंकि हमारा लक्ष्य, और चूंकि ये मेरी खुद की दिमाग की उपज है पूरी की पूरी, तो मैं तो इस पर अड़ा रहूंगा और तो अंत टाइम तक जब तक मेरी क्षमताएं हैं। सर यही हम लोग का सबका मॉरल ऑब्लिगेशन है सर कि अगर हम बन गए तो हमें ये कोशिश करना है कि अगर एक ACF बना तो वो 10 ACF खड़े कर सकें। सर अपने क्षेत्र में आप लोगों का विशेष होना चाहिए, जो है इस वर्ग के, किसी भी वर्ग के हो। मेरा तो यह देखिए, हमारे प्रोग्राम में हमने कभी कोई वर्ग जोड़ा नहीं है, क्योंकि देखिए अगर जिसके पास आर्थिक कमियां हैं तो वैसे भी उसके पास संसाधन है ही नहीं, पहली बात तो सभी को लेकर चलते हैं। लेकिन विशेषकर SC और ST कम्युनिटी में एक जागरूकता की बहुत कमी है, और रीजन वही है आर्थिक संसाधनों की कमी। क्योंकि जागरूकता तब आएगी ना जब आपको कुछ उसके अलावा सोचने का टाइम मिले। अगर आपको पहली जरूरत ही पेट है और भूख है, तो मैं नहीं मानता हूं कि और चीजें आपके दिमाग में कभी आ सकती। बट सर इन सब चीजों का एक ही सोल्यूशन है, वो है शिक्षा, वो है एजुकेशन। सर हम लोग लगे हैं और आप लोगों का आपका सहयोग लगेगा वर्मा जी, निश्चित तौर पर सर। चलिए बाकी आगे बढ़ते हैं, और रवि जी बताएंगे, क्योंकि ये बहुत कम उम्र में है तो जो नए बच्चों के लिए। अच्छा, भौरी जी पे आएंगे अपने, कुलदीप जी के। ठीक है आप बोल दीजिए अब सभी लोग। जी सर। जी सर, जब मैं इंटरव्यू क्लासेस लेने के लिए सर के पास आया था तो उस समय सर मैं काफी डरा हुआ था, क्योंकि मैं नया एज था, मेरा पहला ही अटेम्प्ट था और इंटरव्यू पहली बार ही दे रहा था मैं। तो सर ने मुझे शुरुआत में ही कहा था कि तुम्हारे मार्क्स काफी अच्छे हैं, मेरा मैथ्स में काफी अच्छा स्कोर था, कि तुम्हें सिर्फ बिगाड़ना नहीं है इंटरव्यू। तो उसका सर ने मुझे हमेशा ही मोटिवेट किया। मेरे इंटरव्यू से एक दिन पहले भी सर ने जो कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, 27 मेरा 28 को था, 26 को 27 को जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनको बताया कि साइंस के कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं और तुम्हें क्या क्या थोड़ा पढ़ के जाना है, तो उसका भी मिला। और इसके अलावा जिस दिन मेरा इंटरव्यू था उस दिन भी सर मुझे मिले, मैसेज आया सर का, और जब मेरा इंटरव्यू से बाहर आया तब भी सर मुझे मिले। तो कुलदीप सर का बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट किया। इवन अभी भी फिजिकल के लिए भी मुझे जो भी चीजें हैं गाइड करते रहते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि उसी डिपार्टमेंट से तो काफी मदद मिलती है। मतलब हमारे जो VS एजुकेशन के सहयोगी प्रोग्राम है वो काफी हद तक आपकी जिंदगी में उन्होंने मदद की। जी सर, इसमें मैंने इंटरव्यू भी दिया है सर, जिसमें मुझे जो कुछ गलतियां थी मेरी, तो उनसे मुझे सीखने को मिला। मुझे क्या जो मैं कर रहा था मॉक के दौरान, तो सर ने मुझे बताया था कि ये नहीं करना है आपको, तो बहुत मदद मिली सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए रवि जी, शुभकामनाएं, आप आगे इसी तरह बढ़ें। और भौरी जी को, कुलदीप भौरी जी। कुलदीप जी, फिर VS एजुकेशन के प्रोग्राम से आपका क्या, आप प्रभावित हैं या आप क्या प्रेरित हैं या क्या सुझाव देना चाहेंगे? अगर कुछ अपग्रेडेशन आपके दिमाग में आ रहा हो, क्योंकि आपने काफी लंबा एक डिस्कशन किया था, तो अगर कुछ सुझाव हो, क्या बदलाव किया जाए? और मतलब बदलाव ना बोले, कुछ एड ऑन क्या किया जाए? जी सर, फर्स्ट ऑफ ऑल सर, मुझे VS एजुकेशन के बारे में आफ्टर कोविड पता चला था 2021 में, और तब मैंने जब ये देखा था कि एक सिविल सर्विस के क्षेत्र में बोला जाता है कि काफी कॉस्टली पढ़ाई है, क्योंकि लोग रूरल एरिया से चल के सिटीज, मेट्रो सिटीज में आ रहे हैं, इंदौर आ रहे हैं, काफी खर्चा रहता है। तो ऐसे में जब मैंने ये इनिशिएटिव आपके बारे में सुना था कि आप पैकेज जो प्रोवाइड कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रहे हैं, साथ में बच्चों के साथ आंसर राइटिंग जैसे प्रोग्राम जो रन कर रहे हैं, तो वो काफी एक अफोर्डेबल है। और वही जिस लक्ष्य के साथ हम लोग चल रहे हैं कि हमारा इंडिया का जो लक्ष्य है कि सबको शिक्षा मिलना चाहिए, कि इंक्लूसिव एजुकेशन होना चाहिए, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा। और इस इनिशिएटिव में मैं यही बोलूंगा कि न केवल आप बल्कि हम सब मिलके भी आपका सहयोग करेंगे सर।
और ये ये जो तो बहुत धन्यवाद पहले से कि भैया आप लोग आ रहे हो, तो हम लोगों के लिए तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। हाँ, और सर दूसरा सर मैं इस फॉरेस्ट्री के बारे में बताना चाहूँ। इस एग्जाम में सर ये कोई सिंगल लेयर एग्जाम नहीं है, 3 लेयर एग्जाम है। तो जहाँ जब प्रीलिम्स मेंस के बाद जब मैं इंटरव्यू की बात आती है तो मैं वाकई में बहुत परेशान था कि मतलब ये फॉरेस्ट्री है। सिविल का तो आइडिया था क्योंकि मैं लास्ट टाइम भी मैं सिविल के मॉक्स दे चुका था, तो इस बार मुझे लग रहा था कि किस तरीके का रहेगा। तो मैं सर से मिला था, एक टेलीग्राम पे ग्रुप पास हुआ था कि आज यहाँ चलना है, तो हम 1-2 दोस्त थे तो हम लोग वहां पहुंच गए। जब सर से मिला मैं पर्सनली तो सर ने बताया इस तरीके से रहेगा प्रोग्राम। मैंने अटेंड भी किया और वो मुझे इतना अच्छा प्रोग्राम लगा। उसके बाद मैंने सर से बोल दिया था सर अब मुझे नहीं लगता मुझे कहीं भी जाने की जरूरत भी महसूस होगी, और सर ने काफी हेल्प भी की थ्रू आउट पूरा इंटरव्यू तक। मैंने काफी परेशान भी किया सर को कॉल लगा के सर ये क्या है, IDF क्या है सर, ये क्या है। नहीं, उन्हें इंटरेस्ट भी था, इसलिए मैंने हाँ। देखा बड़े वो हर पर्सन से बिल्कुल व्यक्तिगत समझ रहे, व्यक्तिगत टाइप्स उन्होंने डिस्कस किया है, क्योंकि मैंने जितने लोगों से पूछा है ना फुल शिद्दत के साथ उन्होंने किया इसका। और बाकी सर ने भी मोटिवेशन किया। सर हम भी सर को मोटिवेट करते हैं, सर आपको भी सर एक बार आप तो बिल्कुल रेंजर इसी में बनाएंगे सर, क्या दिक्कत है। ये भी बहुत अच्छी चीज है। हाँ। वो जिस चीज से उनके दिमाग में वो है कि वो 1 मार्क्स से बाहर हुए थे, तो अच्छा है। मेरा 1 मार्क्स से फेल होना ही, फिर मैंने सोचा कि अब बिल्कुल इसी तरीके से करें। और अभी इस बार भी अभी आप लोग तो देख रहे सर, अभी यहाँ पर जितने बैठे हैं ये तो इसी बन चुके हैं, लेकिन इनमें से भी बचे हुए में से भी 5 से 6 लोग अभी एग्जाम दे रहे हैं और एसीएफ के लिए ही दे रहे हैं। चलिए, तो अब दुर्गेश जी वही सर मैं आपको सर रिकमेंडेशन सर मेरी ये रहेंगी सर कि जो सर एक प्रैक्टिस के लिए सर, जैसे हम लोग बाकायदा मेंस टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, उसके साथ जैसे फॉरेस्ट की सर मेंस के लिए, जैसे स्पेशली फॉरेस्ट की बात करूं सर मैं, तो फॉरेस्ट के लिए टेस्ट सीरीज सर अभी काफी पूरे ऑल ओवर MP में सर इतनी एक अच्छी क्वालिटी वाली टेस्ट सीरीज रन नहीं हो पा रही है। तो ऐसे में सर मैं यही बोलूंगा कि सर हमें टेस्ट सीरीज पे अच्छा काम करना चाहिए। मतलब अगर हम इस फील्ड में काम करते हैं तो सर मैं बोल सकता हूँ सर आने वाले कुछ टाइम में VS एजुकेशन दीपश्री एकेडमी का काफी नाम हो जाएगा सर। चलिए, बहुत कुलदीप जी करेंगे। हालांकि हमने प्रीलिम्स में तो टेस्ट सीरीज पूरी रन हुई 11 तारीख को ही। अभी आप लोगों ने ध्यान दीजिए, हम लोगों ने इस पर शुरू कर दिया है। हाँ सर, तो मैं वही सर सौरभ दुबे जी। सौरभ दुबे जी बताइए, VS एजुकेशन प्रोग्राम से आपको क्या लाभ हुआ या आप कैसे प्रभावित हैं, या कुछ एड ऑन राय आपकी हो अगर? सबसे पहले मैं दीपश्री एकेडमी एंड VS एजुकेशन को धन्यवाद बोलना चाहूंगा, क्योंकि सर आफ्टर मेंस की मतलब रिजल्ट आने के बाद जब इंटरव्यू प्रिपरेशन कर रहा था तो उस समय तक मैं दीपश्री एकेडमी जो इंटरव्यू क्लासेस चल रही थी वो मैं अटेंड नहीं कर पाया था। जब मैं यहाँ इंटरव्यू देने आया तो कुलदीप सर एंड इनके सहयोगी एक सर और मेरे को मिले थे, नाम में अभी शरद सर, तो शरद उपाध्याय सर। तो सर थोड़ा बिजी थे, सर ने बोला आप शरद सर के पास बैठ जाइए, वो लंच कर रहे थे और उन्होंने लंच करते शरद सर ने उस समय लंच करते करते समय मेरे से बातचीत करना स्टार्ट कर दिए कि और मतलब क्या तैयारी चल रही है। तो मैंने मतलब मेरे नॉर्मल से आंसर थे जो मैं क्लास से अटेंड नहीं किया था, तो शरद सर ने मेरे पर्सनल गाइडेंस दिया। उन्होंने कहा कि आप एक काम करिए कि आप अभी इंटरव्यू थोड़ा 2-4 दिन का टाइम है, क्योंकि इस बीच में चाचा जी एक्सपायर हुए तो कोर्ट में घर पे चला गया, तो मेरा 19 तारीख को लौट के आया, मेरे 7 दिन बचे हुए थे मेरे पास। तो शरद सर ने पर्सनल बोला कि आप एक काम करिए, शाम को 4 बजे पर्सनल आप में एक मेरे दोस्त, हम दोनों लोग पर्सनल उन्होंने बुलाया था, तो हम दोनों आते थे। तो उन्होंने कुछ दिनों तक मुझे पर्सनल गाइडेंस दी और उन्होंने जैसे एक पर्टिकुलर क्वेश्चन भी रहता है इंजीनियरिंग फील्ड के स्टूडेंट अक्सर पूछा जाता है कि आप इंजीनियर हो तो आप इस फील्ड में क्यों आना चाहते हो, तो इस टाइप के क्वेश्चन उन्होंने बड़ी अच्छी प्रिपरेशन करवाई और जो कहीं ना कहीं वो मेरे से यही क्वेश्चन वहां पर पुट किया गया कि आप इंजीनियर हो, इस फील्ड में क्यों आना चाहते हो। तो चूंकि जैसा तैयारी उन्होंने करवाई थी ऐसे आंसर वो लोग कहने की इससे सेटिस्फाई भी हुए। तो इस तरह मैंने VS एजुकेशन एंड इसके इंटरव्यू ग्रुप ने मेरी बहुत सारी हेल्प। हमारे किफायती शिक्षा मिशन के बारे में क्या राय है आपकी, जो लगातार एक बहुत कम कॉस्ट पे फ्री जो हमारे बजट में होती है हम लोग करते हैं? जी सर, इसमें बोलना चाहूंगा कि मतलब एजुकेशन मतलब आप जो प्रोवाइड कर रहे हो, जो कहने की जो वीकर सेक्शन है उसके लिए कहने की आगे फ्यूचर के लिए अच्छा रास्ता क्रिएट कर रही है, और इसमें हम सभी जो हमारे सब दोस्त हैं आपका जितना सहयोग हो बिल्कुल मिल रहा है मुझे, मतलब बहुत बड़े स्तर पे सहयोग मिल रहा है, नो डाउट। मैं 5 साल से जरूर कर रहा था, लेकिन इस बार मुझे जो सहयोग मिला है, पहले मैं भी बीच में डिमोटिवेट हो गया था, मैंने कहा मैं लगातार बढ़ता जा रहा हूँ, कोई सहयोग जोड़ क्यों नहीं रहा। लेकिन रीजन ये था कि स्टूडेंट भी थोड़ा डिप्रेस था। जैसे अब आपके रिजल्ट आ गए तो आप लोग आ गए आगे कि नहीं सर हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन
गलती किसी की नहीं थी, समय की गलती थी। अब आप लोग निकले हैं, उम्मीद है सभी लोग धीरे धीरे निकलेंगे। चलिए दुर्गेश जी, आप भी राय दीजिए थोड़ा सा हमारे प्रोग्राम्स के बारे में। दुर्गेश जी, हमारे बीएस एजुकेशन प्रोग्राम जो चलते हैं किफायती हैं काफी, हालांकि बार बार वही बोल रहा हूँ लेकिन बोलना जरूरी है। जी जी सर। लोगों को ज्यादा पता चलना चाहिए। और उनसे कैसे आप लाभान्वित हैं या प्रभावित हैं, या क्या आपका कुछ आपको ऐसा लगता हो कि मैं कुछ एड ऑन कुछ छोड़ रहे हूँ, क्योंकि संपूर्ण कोई नहीं होता, समय के साथ ही सीखते हैं, हम लोगों ने भी सीखा है। तो कुछ राय दीजिए। क्या सबसे पहले सर बीएचएसपी जैसे प्रोग्राम चलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये काफी सराहनीय कार्य है, क्योंकि इससे मैं पर्सनली प्रभावित हूँ और मुझे नहीं लगता कि जो सीरियस होकर बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं आज वो कोई भी विद्यार्थी बीएस एजुकेशन से अछूता है। बहुत बड़ा मोटिवेशन हम लोगों के लिए। बिल्कुल सर, क्योंकि मैंने ये देखा भी है और मैं लोग पढ़ भी पा रहा हूँ कि मैं देखता हूँ कि जब प्रीलिम्स पास में आता है सर, जैसे प्रीलिम्स परीक्षा पास में आती है तो भटकाव बहुत होता है मार्केट में, ये आ गया, लेकिन एक भटकाव से भी एक सुपीरियर चीज है जो निकल के आती है कि अब ये पढ़ना चाहिए, वो सारी चीजें बीएस एजुकेशन में मिल पाती है सर। और मैं बता दूं आपके लिए सर कि मेरे टेलीग्राम चैनल में कई चैनल म्यूट पे हैं, केवल बीएस एजुकेशन और कुछ चैनल ही जो है अनम्यूट है, जिनका मुझे इंतजार होता है कि इसमें क्या डलने वाला है। क्योंकि हमारी भी कोशिश रहती है कि उसमें हम कोई ऐसी सामग्री ना डालें कि जो डिस्ट्रैक्ट करे। हमारा कोशिश है कि वही दे, जैसे हम लोग कोई भड़काऊ खबर भी नहीं डालते कभी, वो भी हम नहीं। हमारा ये कि पॉजिटिविटी से आप चले, बीच में कभी जरूरत पड़ जाती है जब कभी विरोध प्रदर्शन के लिए तो बात अलग है, क्योंकि वो भी एक विरोध प्रदर्शन नहीं है, वो हमारी हक की मांग रहती है, तो वो बीच में कभी एक आध साल में रहा था। लेकिन ये आपका काफी बड़ा मोटिवेशन है। जी सर। तो मैं ये देखता हूँ सर कि कई बार कई फाइलें ट्रांसफर होती हैं तो मैं उसका रिसोर्स देखता हूँ तो आखिर में रिसोर्स निकलता है बीएस एजुकेशन। ये मैं बता रहा हूँ सर, कोई अछूता नहीं है आज के टाइम पे। अब क्या है कि हम लोग सफल हो गए तो सामने आ गए हैं, लेकिन बहुत से चेहरे इसके पीछे हैं जो सीरियसली होकर तैयारी कर रहे हैं। बीएस एजुकेशन से निश्चित रूप से लाभान्वित हो रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे, क्योंकि बहुत चीजें कंटेंट प्रोवाइड होना, जहां लोग भटकते हैं इस फील्ड में ऐसा है सर कि हमको लगता है कि हमको क्या अच्छा मिल जाए, और उसके लिए एक प्लेटफॉर्म ऑलरेडी तैयार हो चुका है बीएस एजुकेशन, और मैं उससे पर्सनली जुड़ा हूँ। तो इससे मैं बहुत पहले जुड़ा था, पहले फेसबुक ग्रुप में जुड़ा था बीएस एजुकेशन में, उसके बाद फिर टेलीग्राम में जुड़ा हूँ। और मुझे लगता है कि बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, जिनके लिए कोई गाइडेंस नहीं है, वो काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है सर। आप लोगों का भी सहयोग लगेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल अवेलेबल। आप जिस क्षेत्र में जाएं, हमारी गुरु दक्षिणा यही है कि आप जिस क्षेत्र में जाएं, जी सर, वहां अगर ऐसा कोई आपको वंचित मिलता है बिल्कुल हमसे जोड़िए निसंकोच। भाई हमारा जो बजट होगा, हालांकि बहुत लोग जुड़ रहे हैं, मानिए सितंबर से, वो सितंबर क्रांति शुरू ही होने वाली है यूट्यूब पे। जी जी, जो हम पहले अनाउंसमेंट कर भी चुके हैं, क्योंकि बहुत लोग आगे आ रहे हैं। हमारे पास अब इतने हैंड हो चुके हैं जो 5 साल से लगातार वेट कर रहे थे ना रिजल्ट कि हमने काम क्या किया। हमारी टीम भी क्या डिप्रेस हो रही थी कि यार हम लोग करते चले जा रहे हैं, उसका कोई पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा। जी जी। इस बार जो उभर के आया 2020 में बहुत बड़े स्तर, मतलब आपका फॉरेस्ट सर्विस, सिविल सर्विस में बहुत अच्छा सहयोग उभर के आ रहा है। जी। दुर्गेश जी, कोई राय एड ऑन कुछ अपने हमारे प्रोग्राम पे क्या कर दें? एड ऑन सर यही है कि जैसे आप कई जैसे रिसोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं किताबों को लेकर और कई भी सब्जेक्टों को लेकर, कई जो विषयांतर का है कि ये कंटेंट अच्छा है, ऐसे ही साथ में अगर कुछ लेक्चर प्रोवाइड हो पाए तो मुझे लगता है कि जो उन लेक्चरों को अप्रोच नहीं कर पाते, परचेस नहीं कर पाते हैं, काफी हाई रेटेड होते हैं ऑनलाइन, तो उनके लिए मुझे लगता है कि काफी अच्छा होगा ये कि उनके लिए घर बैठे ऑनलाइन प्रोग्राम हो। दुर्गेश जी, इसकी शुरुआत हो गई है। जैसे फॉरेस्ट्री में हमने मात्र 200 से 300 रुपए में, बिल्कुल मैंने देखा सर, 4 यूनिट पूरी कंप्लीट कर दी। जी जी सर। और वो बहुत टू द पॉइंट है, अगर कोई कर लेगा तो उसको मुझे लगता है कि काफी हद तक कवरेज हो जाएगा। तो आपकी जो राय है ना, एड ऑन है, हालांकि अभी बहुत बेसिक स्तर पे हमने शुरू किया है। जी जी। बाकी सहयोगी प्रोग्राम हमारे चलेंगे। कुलदीप जी भी बहुत अच्छे साइंस के टीचर है अपने आप में, तो उम्मीद है कि वो भी किफायती सर। कुलदीप सर का भी धन्यवाद करना चाहूंगा। इंटरव्यू के बाद में भटकाव होता है कि सर कौन है जो हमें अच्छा गाइडेंस है, क्योंकि फॉरेस्ट्री एक अलग सेगमेंट है, सिविल सर्विस से अलग किसका इंटरव्यू चलता है। तो कुलदीप सर से मेरी मुलाकात ऐसी हुई सर, एक पीडीएफ ट्रांसफर हुई आपके ग्रुप में ही तो मैंने इनका देखा, काफी प्रभावित हुआ सर उनकी पीडीएफ से। मैं एंटीलोप और डियर मैंने डिफरेंस करके एक पीडीएफ डाली थी, उसके बाद एक और पीडीएफ आई थी सर इनका सेंसस के लेकर, टाइगर सेंसस। उसमें सर मेहनत दिख रही थी, एक होता है ना सर कि क्या है पीडीएफ में, उसमें मेहनत दिख रही थी कि काफी डीप में मेहनत हुई है सर। तो मैं इनसे काफी प्रभावित हुआ और मैंने इनका उसमें कॉन्टेक्ट नंबर था, तो इनसे कॉन्टेक्ट किया, इनसे मुलाकात की
और काफी सहयोग रहा सर इनका भी। हमारा तो मंच है अच्छे जी। लोगों तक पहुंचाना, जी, इसी जी। तरीके से पहुंचे, हम नहीं सही और किसी के थ्रू भी आइए। बिल्कुल बिल्कुल चलिए बिल्कुल दुर्गेश जी, इसको हम आगे बढ़ाएंगे, आपने जो राय दी है। जी, जी, सर। और आपका सहयोग जहां लगेगा तो बिल्कुल, पक्का बिल्कुल याद होगा, करेंगे। सर। जी, जी। उपाध्याय जी, आप थोड़ा विशेष है क्योंकि आप विशुद्ध सिविल सर्विस वाले हैं। तो क्या है ना कि हमारा इसमें काफी समय से चल रहा है, हम हालांकि इस बार यूपीएससी में भी हम लोग कुछ ऐसी क्रांतिकारी टेस्ट सीरीज लाने का प्लान कर रहे हैं। जो तो अभी आपने पीएससी में देखा ना, उसमें क्या बहुत महंगी टेस्ट सीरीज चल रही है यूपीएससी, नजर तो है, बस हमें टीम मिल जाए, वो उसको अब मिल रही है, रिसोर्सेज आ रहे हैं तो पक्का हम उसमें करेंगे। आप बताइए यूपीएससी। बिल्कुल सर, मैं जब इंदौर आया तो मुझे इतना पीएससी के बारे में रिसोर्सेज का पता नहीं था, तो दोस्त के थ्रू मैं आपके चैनल से जुड़ा और मुझे चीजें मिलती जाती थी। मतलब हर चीज यहाँ है तो चीजें बहुत सारी ऑनलाइन, बहुत सारे कंटेंट हैं, कहीं भी जाएंगे आप एक टॉपिक डालेंगे आपको लगभग 100 कंटेंट मिल जाएंगे। परंतु जब आपके चैनल पे मैं आता था तो वहाँ पास मेंस की टेस्ट सीरीज के जो क्वेश्चंस होते थे वो अभी जारी है हाँ, उनका। और प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज के जो क्वेश्चन होते थे मैं उनको डाउनलोड करता और घर पे बैठ के प्रैक्टिस कर लेता था चुपचाप, और भटकाव की कोई जरूरत मुझे लगती नहीं थी। और जैसे आपने बोला कि यूपीएससी में बहुत कॉस्टली है, तो बिल्कुल सर कि जब प्रीलिम्स क्रॉस करके हम मेंस की टेस्ट सीरीज लेने जाते हैं तो 32 से 40 हजार तक की टेस्ट सीरीज है, वहाँ एक सोचना मुश्किल हो जाता है और ऐसा कुछ खास भी नहीं होता है। परंतु अगर आपने ये इनिशिएटिव ले लिया सर, मतलब एक दो, क्योंकि सुझाव आपका है सर्कल, आपके हमारे लिए। हाँ आपका सर्कल है ही और आपसे जुड़े ही हैं यूपीएससी के बच्चे, तो वही कंटेंट प्रोवाइड करके अगर आपने ये इनिशिएटिव लिया ना, यूपीएससी के लिए एक रामबाण होगा और अपने बीच से भी लड़के सोचने लगेंगे कि वहां जाना, तैयारी करना, इसकी जरूरत नहीं है। जब रूम पे ही चीजें मिलने लगेंगी तो बेशक रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। मतलब किफायती शिक्षा मिशन हमारा सही हाँ, डायरेक्शन में आगे जा बिल्कुल रहा है। सर, जैसे एमपीपीएससी में जो एक शिक्षा लाभ का जरिया बन गया था ना, उसको आपने एक सहयोग का जरिया बनाया और सहयोग जहां मिला तो सफलता लोगों के सामने आने लगी। तो बेशक सर यूपीएससी में अगर कुछ भी होगा तो मैं जी भर के साथ आप बिल्कुल उपाध्याय जी, बिल्कुल जरूरत और पड़ेगी कोशिश UPSC में। करेंगे कि बहुत अच्छा करें हम लोग, नई क्रांति पीएससी के सेक्टर में लाएं सर। इसके लिए आपका और कुलदीप सर का बहुत बहुत धन्यवाद और हमेशा साथ बने रहेगा सर, अच्छा करेंगे और आगे अपन से। बिल्कुल उपाध्याय जी, बिल्कुल हम सर। बढ़ेंगे आगे। और हमारे और मेंबर से अपने पराग जी हैं और सचिन जी बचे हैं। पराग जी, हमारे जो शिक्षा प्रोग्राम है, हमारे जो शिक्षा प्रोग्राम है किफायती वाले, निश्चित ही आप उससे लाभान्वित हुए होंगे। तो एक अगर लाभान्वित हुए हैं तो आपके क्या विचार हैं और क्या राय है या क्या सुझाव है, हम इस चीज को जो चला रहे हैं उससे क्या फर्क पड़ रहा सोसाइटी में, थोड़ा विचार व्यक्त कीजिए। सर सबसे पहले तो मैं इंटरव्यू प्रोग्राम के थ्रू ही दीपसी एकेडमी ऑफ विक्रम जो वीएस एजुकेशन है उससे जुड़ा हुआ हूँ और मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट तो इंटरव्यू ही रहा है और Exactly. उसका फायदा भी मैंने बताया कि कैसे मैं यहाँ पे मौके पे आया 90% इंटरव्यू एक और मैटर मुझे करता उसका है। इन्फ्लुएंस भी, मतलब जो सर ने मुझे गाइडेंस दिया था उसका मुझे फायदा हुआ है। फिर कुलदीप सर से जब मैं पहली बार मिला था तो सर से एक्सचेंज नंबर हुआ, सर ने मुझे कुछ पीडीएफ भी शेयर की थी जो टाइगर सेंसस वगैरह की है। और सर मैं एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ कि सर मैं अभी शायद 3 या 4 दिन पहले ही आपने कुछ फेसबुक पे नोट्स अपलोड किए थे। तो जैसे कि मेरे जब हम प्रिपरेशन कर रहे थे तो मैंने तो बहुत इंग्लिश में ही पढ़ा था, मुझे हिंदी मटेरियल नहीं मिल रहा था, लेकिन सर जब आपने वो डाले तो मैं देखा कि हिंदी में इतना अच्छा मटेरियल था वो कि मुझे ऐसा लगा कि मतलब मुझे ऐसा लगा था कि इस बार में हिंदी वाले लोग भी आगे आएंगे जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, क्योंकि लास्ट ईयर जब हम प्रिपरेशन कर रहे थे बहुत इजीली मटेरियल अवेलेबल नहीं हो रहा था हिंदी में। तो ये आप लोगों का बहुत बढ़िया अच्छा इनिशिएटिव है। बाकी मुझे लगता है कि सब लोग ने अपने सजेशन तो दे ही दिए, मैं उन लोगों को सजेशन देना चाहता हूँ जो तैयारी कर रहे हैं कि वो फॉलो करें अब उनके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। सही है, और हम लोग आप भी सहयोग करेंगे जब फ्री बिल्कुल सर मैं बिल्कुल सहयोग करूंगा आपका सर। अभी तो मेरा अच्छी सौभाग्य रहेगा कि मैं किसी ऐसे लोग के लिए कुछ कर पाऊं, उनके लिए कुछ और अच्छा कर पाऊं जिससे वो भी आगे हैं। बाकी सर थैंक यू बोलना चाहता हूँ मैं। ठीक है पराग जी। अब सचिन जी आप बताइए, क्वेश्चन एक बार रिपीट कर देता हूँ, हालांकि बोर हो चुके हैं लेकिन वही क्वेश्चन, कैसे आप बीएस एजुकेशन के प्रोग्राम से लाभान्वित हैं या प्रभावित हैं या क्या राय है हेड ऑन। अब मुझे भी रट गया है क्वेश्चन बोलते बोलते। सर वीएस एजुकेशन को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये जो सबसे बड़ा काम कर रहा है आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए कर रहा है
और हमारा क्षेत्र इस मामले में पहले से ही आदिवासी कमजोर बहुल है। क्षेत्र है। हाँ, तो उन लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी। और मैं वीएस एजुकेशन से डायरेक्टली तो नहीं जुड़ा था, बस दीप्ति एकेडमी से जुड़ा हूँ, लेकिन अब मैं उन लोगों को जागरूक करूंगा, वहाँ के लोगों को बताऊंगा मेरी तरफ से कि ऐसा ऐसा अब जैसे प्रोग्राम। हमने हिंदी में वो पीडीएफ जारी कर दी है, हाँ, तो सर। आप बिल्कुल उनको बोल सकते हैं। हाँ, हिंदी। और क्लासेस भी ऐसा है कि अगर कोई बहुत गरीब है तो आप हमें बता दीजिएगा, हम उनको दे देंगे फ्री। हमारा जी, सर। ऐसा लक्ष्य नहीं है, बस हम लोग मिनिमम कॉस्ट इसलिए रखते हैं कि ताकि एक स्वाभिमान बना रहे, नहीं तो लोग क्या है ना, उसको ये समझते हैं कि फ्री है तो इसकी वैल्यू है नहीं। जी। तो आपके क्षेत्र चूंकि विशेष पिछड़ा क्षेत्र है, जी तो सर। आप बिल्कुल हमसे बोलेंगे, हम आपको बिल्कुल पूरा दे देंगे प्रोवाइड, जी सर। अगर आपके माध्यम से वहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। जी। हालांकि आप यहाँ भी आए तो ये हमारा ही मंच है एक प्रकार से, क्योंकि जी सर। फॉरेस्ट सर्विस में मुझे उम्मीद थी कुलदीप जी से, मुझे लग रहा है कि बहुत खरे उतरे हैं उसमें, और मुझे बड़ी खुशी है। जी सर, कुलदीप इसलिए सर मैं का ही- अब हर जगह नहीं जाता हूँ, बहुत सिलेक्टेड जगह पहुंचा हूँ। आज कुलदीप जी ने बुलाया तो मैं आ गया, मेरे जबकि आज बहुत सारे काम थे वहां पर भोपाल में, लेकिन मैंने कहा चलो पहले कुलदीप जी क्या चलते, और फिर आप लोगों से मिलने का एक लगाव था, क्योंकि आप इसी भी तरीके से गुजरे। एक अच्छा है, तो आपके हिसाब से हमारी शिक्षा क्रांति जो बदलाव की बढ़ रही है वो काफी कारगर हो वो रही काफी है। सराहनीय है सर, वो आगे और बहुत ज्यादा आगे जाएगी मुझे लग रहा है, और आर्थिक रूप से कमजोर लोग आगे आएंगे सर। चलिए ठीक है सचिन जी, आप भी जब बिल्कुल अपने कार्यों से अलग हो जाएं, मतलब जी। तो और भी आपकी जो मंजिलें हैं, तो आप जरूर सहयोग में हमारे जुड़िए। जी जी सर, चलिए बिल्कुल। सभी का धन्यवाद, आप लोगों ने बहुत समय दिया, क्योंकि बहुत लंबा सेशन रहा है ये वाला। हालांकि इसको इतना लंबा करने का मूड नहीं था, लेकिन क्या इतना इंटरेस्टिंग था हम लोगों का कि हम लोग खो गए अपनी बातों में। तो चलिए आगे हम लोग जारी रखेंगे, अभी बहुत सारे सेशन आपको मिलने वाले हैं, बहुत सारे टॉपर्स आने वाले हैं, और इसी क्रम में हम लोग बढ़ते जाएंगे। हमारी सीरीज का उद्देश्य ही है एक डाइवर्सिफाई, जैसे आज हमारा सेशन था, ऐसी डाइवर्सिफाई जो स्टूडेंट से अलग अलग समस्याओं से जूझ रहे हैं, उनकी कुछ मदद कर पाए अपने इन प्रोग्राम के थ्रू। चलिए सभी का धन्यवाद, और आप लोग अपनी तैयारी। सब जैसे कि ये फॉरेस्ट का सभी लोगों ने बताया, सभी लोग प्रिपरेशन भी कर रहे थे। एग्जैक्ट मैंने भी एग्जाम दी थी, और कोइंसिडेंस ये हुआ कि जो आयोग ने 17 क्वेश्चन डिलीट किए थे, उसमें एक क्वेश्चन का शिकार मैं भी था, और उसी एक क्वेश्चन से मैं फेल हुआ, जो इस एग्जाम को नहीं दे पाया था। मेरे साथ में मेरे सीनियर लोग भी, मैं भी फॉरेस्ट में हूँ, तो मेरे सीनियर भी, मेरे सर लोगों ने कहा कि कुलदीप एक एग्जाम रुकने पर हार नहीं मानना चाहिए, हो सकता है कि आप किसी दूसरे काम के लिए बने और अपने प्रयास लगातार जारी रखें। मेरे बोलते ना कि लाइफ में मेंटर होना चाहिए, सभी होना चाहिए। मेरे मेंटर के तौर पे एक मेरे जीजा जी है, जो धर्मेंद्र सिंह जी राठौर है, वो भी फॉरेस्ट विभाग में रेंजर है। एक अरविंद चौहान सर है रेंजर, जो मेरे लिए आइडियल है, जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि कुलदीप हो सकता है आप इसमें नहीं बने, प्रयास जारी रखें, आपको डेस्टिनी किसी दूसरी जगह ले जाना। बाद में मेरी जब ऐसे मैंने एक रोज बैठा था, मैंने टेलीग्राम पे एक मैसेज डाला था, सर से मेरी नॉर्मली बातचीत होती रहती थी, और सर से भी मुलाकात हुई तो केवल 2020 में जो फॉरेस्ट का कुछ कंटेंट डालने के कारण एक बार व्हाट्सएप पे कॉल किया था सर ने, और सर ही बात कर रहे थे, और मैंने पूछा कि मुझे विक्रम सर से बात करना, तो बोले कि ठीक है हम करवा देंगे, हम स्टाफ वाले हैं करवा देंगे। फिर सेकंड टाइम बात हुई तो सर ने कहा कि अच्छा आप वही कुलदीप हैं जो कंटेंट डाला करते हैं। मैंने कहा जी सर, जी सर। सर से एक बार बात हुई, दूसरी बार बात हुई, मेरे सर भी मेरे को बता रहे थे। मैंने कहा हो सकता है कि अपनी डेस्टिनी बनने के लिए नहीं, बनाने के लिए बने। फिर सर ने जो सहयोग किया, फिर मैं आया इंटरव्यू के लिए, और एक टेलीग्राम का मैसेज था, उसमें 2 लोगों के रिस्पॉन्स थे, एक अनिल लोवंसी और दूसरा आशीष जी विजयवार, जो बैतूल में इस बैच से जिन्होंने टॉप किया। इन दोनों से मेरी मुलाकात हुई। सबसे फर्स्ट टाइम मैंने एक मैसेज डाला कि यदि किसी को फॉरेस्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ये मेरा कांटेक्ट नंबर है, मैं यहाँ पर आपको अवेलेबल रहूंगा, आप मुझसे संपर्क करें। पहली क्लास थी सर, 7 लोग आए थे। फिर इन्हीं लोगों ने कहा कि नहीं क्लास और भी बढ़ानी चाहिए, तो इसी बीच में आशुतोष ओझा सर, एक अभिषेक खरे सर जो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ जीएसटी, उन्होंने क्लास ली। सेकंड क्लास में 7 से 23 बच्चे हो गए। थर्ड क्लास ली तो 23 से 35 लोग हो गए, और धीरे धीरे कनेक्टिविटी ऐसे बढ़ती गई। फिर हमें भी लगने लगा कि नहीं आप अपन सहयोगी करें। आप सही डायरेक्शन में, इसलिए भीड़ बढ़ती है, तो वो जी। सेकंड क्लास के बाद कोई बसते ही नहीं है, 3 लोग हैं। और फिर जिस रोज सर रिजल्ट आया तो इंटरव्यू चली रहा था, मेरी 29 तारीख को बात हुई थी सचिंद्र तोमर से। मैंने आशीष जी का इंटरव्यू 28 या 29 को ही था। उस दिन मैं उनसे भी मिला और सब लोगों से कनेक्टिविटी, और फिर सर अपन तो क्या है
कि नॉर्मल बैकग्राउंड से आते हैं तो सब लोगों से पर्सनली कनेक्ट हो जाते हैं, और मेरी अभी भी सभी लोगों से डायरेक्टली बातचीत होती है, और कुछ भी होता है तो अपन ये करते हैं। मैंने 29 को ही सचिंद्र को फोन लगाया और मैंने कहा कि सचिन आप ACF बनो। बोले कैसे बन जाएंगे? मैंने कहा बिल्कुल आपका ACF डन है, 2nd या 3rd रैंक आपकी लग रही है। इसी के बीच में अंकित कुमार जैन जो फॉरेस्ट विभाग में ही है जी, तो उन्हें जैसे भी बाहर है, हमने कहा कि बहुत बहुत बधाई हो, आप बनी गई। सचिन जैसे बोल रहा है, सचिन को भी हमने कहा किसी भी हाल में सचिन आप बने बनाए। यहाँ तक कि इनके रिलेटिव के पास में भैया है, उनके पास में बैठा था कुक्ची में, रिजल्ट आने के 8 दिन पहले उनको भी हम यही बोल के आए थे। पांडे जी से तो हम जब 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 मिलते हैं तब हम खुद मोटिवेट होते रहते हैं। इनकी पर्सनैलिटी कहे या फिर इनका बात करने की शैली कहे, हमेशा कहीं न कहीं मोटिवेशन मिलता ही मिलता रहता है। तो वहीं से जर्नी शुरू हुई, और इस बार इतना अच्छा रिजल्ट रहा कि मुझे खुद लगा कि हो सकता है कि अपन ने जिस और प्रयास किया बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिला। और इस बीच में हमने सीमित संसाधनों में जो सर का सहयोग मिला, सर के सहयोग से जो धीरे धीरे कनेक्टिविटी बढ़ती गई, आप लोगों का जो विश्वास बढ़ता गया, और फिर उसी में प्रयास रखे। और बोलते ना कि आप लोगों का जिस तरीके से आज का सेशन चला, उसमें जो हमने देखा कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि जब सफलता शोर मचाए तो उसकी गूंज दूर दूर तक हो। और इसी में मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि आज आप जिस सफलता के मुकाम पर बैठे हैं, कि जीवन में हर व्यक्ति जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद में जैसे जैसे एज होते जाती है उसका, और उस व्यक्ति को जन्म लेने के बाद हमेशा जाना जाता है तो पिता के नाम से जाता है। वही हर जगह हम बोलते हैं हम उनके बेटे हैं, वो हमारे पिताजी। अब धीरे धीरे आपने जो मुकाम पाया है, आपने वो मुकाम पाया है कि अब अपने पिताजी को आपके नाम से जाना जाएगा कि हम उनके बेटे, वो हमारा बेटा है, आज वो इस पोस्ट पे सिलेक्टेड है। और हर माता पिता यही चाहता है कि पैसे तो जीवन में वो हमें शुरू से ही देते आ रहे हैं, लेकिन आपने जो उन्हें दिया है वो पैसों में नहीं दिया जा सकता, वो इमोशंस ऐसे होंगे। और जिस दिन मैं रिजल्ट देख रहा था और रिजल्ट देखते देखते जैसे मैं लिस्ट देखते जा रहा था, हर तीसरा चौथा नाम अपना जाना पहचाना, क्योंकि अपन सभी से पर्सनली कनेक्टेड थे। उस दिन आज के सेशन में कुछ हमारे बीच में उपस्थित नहीं है। मैं ऐसी परिस्थितियां, जैसे पांडे जी की परिस्थितियां कुछ रही, रवि यादव जी की कुछ रही, उपाध्याय जी की कुछ रही, वर्मा जी की कुछ रही, बोहरे जी हुए, दुबे जी हुए, सचिंद्र तोमर हुए, सचिन डोडे हुए, पराग जैन जी, हमारे बीच में कुछ नहीं है। कुछ गर्ल्स, एक पायल शर्मा, दूसरा पूजा बघेल, तीसरा मनीषा मुकाती, इन लोगों से भी जब भी मिलना होगा और उनको जब आप सुनेंगे तो मैं आप स्पेशली कहूं कि जो गर्ल्स प्रिपरेशन करते हैं उनको एक अलग सा मोटिवेशन मिलेगा। और हर इन तीनों ने अलग अलग परिस्थितियों में रह के अलग अलग प्रिपरेशन की और कैसे परिस्थितियों को फेस किया और उसके बाद सफलता पाई। तो हमेशा आप लोगों ने जो चीज सफलता पाई है, आपने, आपका, आपके परिवार का, और जब हम सक्सेस होते हैं तो साथ साथ में जब सफलता होती ना तो सभी लोग अपने से रिश्तेदारियां निकालने लगते, गांव वाले भी निकालने लगते हैं पर बोलते हैं कि हमारे गांव का है। और आज आपने वो मुकाम पाया है, तो आप इसी प्रकार से जीवन में और आगे बढ़ते रहें। जिस जगह रहेंगे उस जगह आप अपना नाम रोशन करेंगे, माता पिता का नाम रोशन करेंगे। और हर माता पिता यही चाहता है कि हमारा बेटा एक दिन इस लेवल पे जाए कि उसको देखने के बाद में कोई भी बोले अरे यार वो तो फिर वो अधिकारी है, वो साहब है। और फिर जब माता पिता सोचते कि अरे यार वो अधिकारी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन है तो हमारा बेटा ही। तो ये जो चीजें आपने दी है वो बिल्कुल काबिले तारीफ है। और इसी प्रकार से आपको सुन के आने वाली जो